देखिए, जो हमारा आज का टॉपिक है उसका नाम है रिलेशन और फंक्शन। रिलेशन को हिंदी में बोलते हैं संबंध, और फंक्शन को हिंदी में बोलते हैं फलन। ठीक है, रिलेशन और फंक्शन यानी संबंध और फलन। ठीक है, संबंध और फलन। तो ध्यान से देखिएगा, रिलेशन और फंक्शन यानी होता है संबंध, और फलन इसका नाम होता है। तो देखिए, सबसे पहले रिलेशन और फंक्शन को समझने के लिए हम बेसिक थ्योरी समझेंगे, जिस पे सबसे पहले हम समझेंगे सेट्स यानी समुच्चय। ठीक है, सबसे पहले हम किसके बारे में पढ़ेंगे? सेट्स यानी समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे, समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो बहुत ही डिफिकल्ट टॉपिक माना जाता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि मैं इस तरीके से आपको समझाऊंगा, ठीक है, और आप इस तरीके से समझ पाओगे कि ये जो टॉपिक है आपको बहुत ज़्यादा ही ईजी लगेगा। ठीक है, तो आखिरी तक बनी रहिएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा और वीडियो को सबसे ज़्यादा शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज का जो सेशन है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और ये हमारा टॉपिक जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे पूरी क्लास 12th क्लास की जो मैथमेटिक्स है, ठीक है, ये पूरी क्लास 12th का मैथमेटिक्स का बेस है। तो याद रखिएगा। देखिए, सेट्स यानी समुच्चय किसे कहते हैं? तो परिभाषा क्या होती है? परिभाषा ये होती है सुपरिभाषित अवयवों का समुच्चय। सुपरिभाषित अवयवों का समुच्चय यानी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स को बोलते हैं समुच्चय। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि समुच्चय को सबसे पहले हम कैपिटल लेटर्स ABCD से रिप्रेजेंट करते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, इसको करली ब्रैकेट यानी मंझले ब्रैकेट में हम लिखते हैं। किस में लिखते हैं? करली ब्रैकेट और मंझले ब्रैकेट में उसको हम लिखते हैं। उसकी परिभाषा क्या है? तो इसकी परिभाषा बनती है, ठीक है, सुपरिभाषित अवयवों के समुच्चय को सुपरिभाषित सुपरिभाषित अवयवों के समूह को समुच्चय कहते हैं, यानी वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड का मतलब होता है ऐसी परिभाषा जो सबके लिए समान हो, इक्वल हो। ऐसा नहीं है कि सबके लिए अलग अलग हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने कहा दो के गुणजों, दो के 1 से लेके 10 तक के दो के गुणजों का समुच्चय। तो क्या होगा? 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, अप टू कहां तक जाएगा? 20 तक। कहां तक जाएगा? 20 तक। तो यहां पे हमारा ए जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सेट हो जाएगा। सेट्स हो जाएगा, यानी सेट यानी समुच्चय हो जाएगा। और ये समुच्चय जो है सबके लिए एक समान है। किसी के लिए दो का गुणज अलग नहीं होता। सबके लिए दो का गुणज 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौको 8, 2 पंजे 10 और 10 धाम यानी 2 धाम 20। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है? सबके लिए समान होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? समुच्चय। इसी को हम क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। समुच्चय बोलते हैं इसी को। ठीक है, और इसको कैपिटल लेटर ABCD से प्रदर्शित किया जाता है। कैपिटल लेटर ABCD से प्रदर्शित किया जाता है, या जेड भी लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो, बस कैपिटल लेटर्स होना चाहिए। हमने कहा हमने कहा प्राकृतिक संख्याओं, नेचुरल नंबरों का सेट। नेचुरल नंबर में सेट में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं हमें अच्छी तरीके से पता हुआ है। जैसे 1 आता है, 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, अप टू कहां तक आता है? इन्फिनिटी। अब तक कहां तक आता है? इन्फिनिटी तक। अप टू इन्फिनिटी तक नंबर्स होते हैं। और इसमें देखो, अब 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी तक नंबर होते हैं। अब ये नेचुरल नंबर का सेट, ये भी क्या है? एक सेट है। क्या है? सेट है, यानी समुच्चय है। और ये समुच्चय सबके लिए क्या है? सबके लिए समुच्चय। ये समुच्चय किसके लिए? सबके लिए सुपरिभाषित है, यानी सबके लिए समान है, वेल डिफाइन है। ऐसा नहीं है कि सबके लिए क्या है? अलग अलग नहीं है। ठीक है, सबके लिए क्या नहीं है? अलग अलग नहीं है। सबके लिए क्या है? वेल डिफाइन है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? समुच्चय बोलेंगे। इस तरीके से कई सारे सेट बना सकते हैं। जैसे 12 महीनों का समुच्चय हो सकता है, सम संख्याओं का समुच्चय हो सकता है, विषम संख्याओं का समुच्चय हो सकता है। इन सबको हम क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स के क्लासिफिकेशन में पढ़ने वाले हैं। तो आज की जो क्लास है वास्तव में बहुत ही इंपॉर्टेंट और जोरदार होने वाली है। तो सबसे पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा क्या करते रहिए? शेयर करते रहिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग कनेक्ट हो सकें। ठीक है, और आज
ठीक है, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेट क्या है, समुच्चय क्या है? तो सुपरिभाषित अवयवों के समूह को, सुपरिभाषित अवयवों के समूह को समुच्चय कहते हैं, और इसे कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी से प्रदर्शित करते हैं। इसको हमेशा करली ब्रैकेट यानी मंझले ब्रैकेट में लिखते हैं, करली ब्रैकेट यानी मंझले ब्रैकेट में लिखते हैं। और बस कोई भी, हम ये कह सकते हैं नॉर्मल तरीके से कि कोई भी अवयव ले लो, और इसमें क्या है, एलिमेंट्स, अवयव 2 4 6 8 10, ठीक है, 12, इसके आगे जो 20, तो ये सब क्या होंगे, अवयव होंगे, यानी एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, एलिमेंट्स होंगे यानी अवयव होंगे, अवयव या एलिमेंट्स। ठीक है, अवयव या क्या क्या कहोगे, एलिमेंट्स कहोगे। तो जल्दी से बताइए, सेट समझ गए? समुच्चय सबको क्लियर है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करके क्लियर बता दीजिए कि समुच्चय क्लियर है कि और एग्जाम्पल देना होंगे। जल्दी से बता दीजिए कि सबको क्लियर है कि मुझे और एग्जाम्पल देना होगा। थोड़े एग्जाम्पल और मैं बता देता हूं। ठीक है, क्लियर है तो ठीक है, थोड़े एग्जाम्पल और सुन लीजिए। थोड़े एग्जाम्पल क्या हैं? एग्जाम्पल में जैसे साल के 12 महीनों का समुच्चय, ठीक है, यह हम कह सकते हैं दो का पहाड़ा, दो के पहाड़े में जितने भी नंबर आते हैं उसका सेट हो सकता है। प्राकृतिक संख्याएं, नेचुरल नंबर का सेट हो सकता है। इंटीजर्स, हमें पता है इंटीजर्स में क्या क्या नंबर आते हैं, वेल डिफाइन है, सबको पता है। ठीक है, तो इस तरीके से सेट बन सकता है। कुर्सियों का समुच्चय, कुर्सी है, अब कुर्सियों का समुच्चय बन सकता है, टेबलों का समुच्चय बन सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार से बस सुपरिभाषित होना चाहिए, वेल डिफाइन होना चाहिए, सबके लिए, वो सबके लिए समान होना चाहिए। कक्षा 8 में आने वाले बच्चों का समुच्चय, अब कक्षा 8 में जो बच्चे आएंगे वो सबको वेल डिफाइन होंगे, पता होंगे कौन कौन बच्चे कक्षा 8 में आएंगे। ठीक है, तो ऐसा समुच्चय, ऐसा समूह जो सबको क्या हो, वेल डिफाइन हो। ठीक है, सबको क्या हो, वेल डिफाइन हो, उसको बोलते हैं क्या, समुच्चय, यानी सेट्स बोलते हैं। अब देखिए सेट्स में क्या होता है, एक तो हो गया सेट, और इसके बाद आता है सबसेट। सेट्स में एक चीज और होती है, सबसेट। सबसेट, सबसेट को बोलते हैं उप समुच्चय, उप समुच्चय। उप समुच्चय क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। उप समुच्चय क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा बेटा, मैं बराबर बोल रहा हूं कि बच्चों की संख्या बराबर कम होती जा रही है। ठीक है, जोरदार तरीके से एक बार शेयर कर दीजिए और सारे बच्चों को बुला लीजिए, आज की क्लास अति महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो जो लोग सो रहे हैं उनको ज्यादा जगा दो। चलिए देखिए, सब सेट कैसे कहते हैं। अब मान लीजिए हमने कोई एक सेट मान लिया, ठीक है, हमने कोई अपने मन से एक सेट मान लिया। सेट क्या होता है, सुपरिभाषित अवयवों के समुच्चय को ही क्या कहते हैं, सेट कहते हैं, यानी समुच्चय कहते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया, मान लो नेचुरल नंबर का सेट है। ठीक है, नेचुरल नंबर का क्या है, सेट है। नेचुरल नंबर के सेट को हम एन से, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किससे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो एन बराबर हमने मान लिया है 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एन सेट हो गया, और ये नेचुरल नंबर का सेट है, समुच्चय है। अब इसके कुछ एलिमेंट हम ले लें, इसके क्या करें, कुछ एलिमेंट्स यानी कुछ अवयव अगर हम ले लें, तो कुछ अवयव लेके एक सेट बना लें बी। एक सेट क्या बना लें, बी। जैसे हमने मान लो इसमें से 1 से लेके 10 तक के एलिमेंट ले लिए, 1 2 3 4 5, 4 5 अप टू 10, 10 तक के एलिमेंट ले लिए। तो अब हम क्या कहेंगे कि बी क्या है, बी सबसेट है, किसका, एन का, नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर का सेट कौन होगा, नेचुरल नंबर का सेट जो है वो बी होगा। ठीक है, नेचुरल नंबर का सेट जो होगा वो क्या होगा, बी होगा। बी क्या होगा, सब सेट होगा, क्या होगा, सब सेट होगा, यानी उप समुच्चय होगा, उप समुच्चय होगा। ठीक है, उप समुच्चय होगा। इसकी परिभाषा क्या होगी, परिभाषा ये होगी कि किसी समुच्चय से,
किसी समुच्चय से, अभी हमने किसी समुच्चय यानी कौन सा समुच्चय लिया, एन, किसी समुच्चय से कुछ एलिमेंट्स को लेकर, कुछ अवयवों को लेकर एक अन्य दूसरा सेट बी बना दिया जाए। ये कौन सा अन्य दूसरा सेट है, ठीक है, ये कौन सेट है, अन्य दूसरा दूसरा सेट है, ठीक है, दूसरा सेट है। तो ये अन्य जो दूसरा सेट है वो क्या होगा, सबसेट होगा। किसका सबसेट होगा, एन का सबसेट होगा। क्यों, क्योंकि ये एन के एलिमेंट से, एन के एलिमेंट से लेकर बनाया गया है, इसलिए ये क्या होगा, सबसेट होगा। और इसको लिखने का तरीका होता है बी सबसेट है ए का। बी क्या है, सबसेट ए है का। बी क्या है, सबसेट है, सबसेट है किसका, ए का। ए का किसका सबसेट है, ए का सबसेट है। तो ये सबसेट का साइन है, ये मैथमेटिक्स में सबसेट का क्या है, सिंबल है, साइन है। तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए सबको क्लियर है। सबको बता दीजिए, सबको क्लियर है। अभी भी बच्चों की जो संख्या है जितनी होना चाहिए उसके हिसाब से काफी कम है। क्या बात है, पढ़ने का मन नहीं है या फिर ज्यादा बिजी हो बच्चे। अरुण, अरुण और संस्कार क्या लाइव है, कमेंट करके बताइए। अरुण, संस्कार, क्या आप लाइव हैं। जितने बच्चे हैं उतने ही प्रॉपर तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं। आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है, हो रहा है। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद इसमें एक चीज और होती है, सबसेट के प्रकार होते हैं, ठीक है। पहले एक काम करिए, देखिए इसके बाद जो सबसेट के बाद आता है एक सेट और होता है, इसको बोलते हैं एम्प्टी सेट, ठीक है। पहला सेट, पहला तो हमने समझाया था सेट के बारे में, पहले तो हमने सेट के बारे में ही पढ़ा, सेट्स के बारे में, समुच्चय के बारे में पढ़ा। इसमें पहला हमने पढ़ा सबसेट, इसमें हमने पढ़ा सबसेट, ठीक है। सबसेट के बाद दूसरा हम पढ़ने जा रहे हैं एम्प्टी सेट। दूसरा हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट क्या होता है, देखिए एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट को बोलते हैं रिक्त समुच्चय, ठीक है, खाली समुच्चय। और इसको फाई से प्रदर्शित करते हैं, एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या, अवयवों यानी एलिमेंट की संख्या क्या हो, जीरो हो, कोई भी एलिमेंट ना हो। किसी सेट के अंदर यदि कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसको बोलते हैं एम्प्टी सेट। क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, एम्प्टी सेट बोलते हैं। हसमुख, तुम्हें क्या कोई डाउट है, हसमुख तुम्हें क्या कोई डाउट है, सारे सबको क्लियर तो रहता बात ठीक है, लेकिन तुम्हें कोई डाउट हो तो पूछ लो। क्लियर है हसमुख, क्लियर नहीं है तो पूछो कमेंट बॉक्स। कमेंट काय के लिए, बार बार हम मोबाइल का देखते रहते इसलिए तो देखते हैं मोबाइल। क्या किसी को कोई डाउट है तो वो कोई पूछ ले, क्या डाउट है बोलो। जल्दी से पूछ, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। चलो क्लियर है तो अच्छी बात है। देखो एम्प्टी सेट क्या होता है, रिक्त समुच्चय, खाली समुच्चय एम्प्टी सेट होता है। और एम्प्टी सेट के बाद है सिंगलटन, एकल समुच्चय। तीसरा जो नाम है वो है सिंगलटन। क्या नाम है, सिंगलटन, ठीक है, सिंगलटन समुच्चय, सिंगलटन सेट
इसमें होता है एकल, जिसमें केवल एक, जैसे हमने एक एलिमेंट ले लिया 2 तो ये सिंगलटन सेट हो जाएगा। एलिमेंट ले लिया 3 तो सिंगलटन सेट हो जाएगा। एलिमेंट ले लिया 4 तो सिंगलटन, मतलब ऐसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या केवल एक हो, केवल क्या हो, एक हो, उसको सिंगलटन सेट कहते हैं। सिंगलटन क्या बोलते हैं, ठीक है, सिंगलटन सेट बोलते हैं। इसके बाद इसको हिंदी में बोलते हैं एकल समुच्चय। क्या बोलते हैं, एकल समुच्चय इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है, इसके बाद ध्यान सुनिएगा, इसके बाद आएगा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। अब नंबर्स का क्लासिफिकेशन के सेट्स जो हैं वो कितने प्रकार के हो सकते हैं, या हम उनको कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज आने वाली, तो ध्यान सुनिएगा। सबसे पहले फिर से बता देता हूं मैं कि सेट क्या होता है। तो वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ आर्टिकल्स इज नोन एज सेट। ठीक है, समुच्चय अवयवों के सुपरिभाषित, अवयवों के सुपरिभाषित समूह को सेट कहते हैं। जैसे बताया था कि 12 महीनों का समुच्चय, सबसे बड़ी एग्जांपल है 12 महीनों का समुच्चय। और 12 महीनों के समुच्चय में सबके लिए 12 महीने सबके लिए बराबर रहेंगे, वेल डिफाइन है। आप आगे पीछे या फिर हम कह सकते हैं कि कम ज्यादा नहीं कर सकते, सबके लिए 12 ही महीने होते हैं। ठीक है, उनके नाम भी फिक्स हैं, तो सुपरिभाषित है, इसलिए सेट में, समुच्चय में आ जाएगा। समुच्चय के बाद आता है सबसेट। सबसेट में क्या बताया था कि सबसेट क्या होता है, एक सेट के कुछ एलिमेंट्स को लेकर जब हम दूसरा सेट बना देते हैं, एक सेट के कुछ एलिमेंट्स को लेकर जब हम दूसरा सेट बना देते हैं तो उसको बोलते हैं हम सबसेट। अगर हमने n के कुछ एलिमेंट्स को लेकर एक ए सेट बना दिया तो ए जो सेट होगा वो क्या होगा, सब सेट होगा। क्या होगा, सब सेट होगा। और लिखने का तरीका क्या होगा, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये लिखने का मेथड है। और ये सबसेट का क्या है, सिंबल है, साइन है। ठीक है, सबसेट का सिंबल है, क्या है, साइन है। इसके बाद हमने बताया इम्पिटी। इम्पिटी सेट, इम्पिसिटी सेट का मतलब क्या है, रिक्त समुच्चय, खाली समुच्चय, जिसमें अवयवों की संख्या शून्य हो और इसको अवयव खाली होगा तो इसको फाई, इसको पढ़ते हैं फाई। अगर कोई भी सेट खाली है तो उसको कर्ली ब्रैकेट में कर रिक्त समुच्चय है, इस फाई का साइन बना देते हैं। इसका मतलब ये जो सेट है वो रिक्त समुच्चय, यानी इसमें एलिमेंट नहीं है। ठीक है, इसमें क्या नहीं है, एलिमेंट नहीं है, रिक्त समुच्चय, खाली समुच्चय है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रिक्त समुच्चय। इसके बाद है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट का मतलब क्या होता है, सिंगलटन सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, सिर्फ एक हो, उसको क्या बोलेंगे, सिंगलटन। सिंगलटन यानी एकल समुच्चय, हिंदी में बोलते हैं एकल। एकल माने इसमें केवल एक ही क्या हो, एक ही अवयव हो, एक ही एलिमेंट हो, उसको बोलेंगे सिंगलटन यानी एकल समुच्चय। ठीक है, इतना सबको क्लियर है, जल्दी से बता दीजिए। और उसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद ध्यान से देखिएगा। चलिए देखिए, अब देखिए नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट चालू होने वाला है, नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन। इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, तो सारे लोग जो है बहुत ध्यान से देखिएगा। नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन, नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन। और जो लोग गायब है उनको बुला लो, कहना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बार बार सीखने का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है, ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात आती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। कौन से नंबर की, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, अभी तक का, अभी तक का जो सबसे बड़ा नंबर है, अभी तक का जो सबसे बड़ा नंबर है वो होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा नंबर होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z बराबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से प्रदर्शित करते हैं और z बराबर लिखते हैं x प्लस आयोटा, आयोटा बाय या बाय आयोटा। ठीक है, आयोटा बाय भी लिख सकते हो या बाय आयोटा बाय भी लिख सकते हो, बाय आयोटा लिख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म में होता है जहां पे x और y, x और y जो हमारे क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। ठीक है, रियल नंबर होते हैं। और आयोटा, आयोटा इमेजिनरी नंबर होता है और आयोटा की वैल्यू होती है -1। रूट के अंदर -1 होती है आयोटा की वैल्यू। और आयोटा एक जो नंबर होता है वो इमेजिनरी नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, यानी रियल नंबर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी
इमेजिनरी नंबर को मिलाकर बनाया जाता है। अगर कोई पूछे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर वह नंबर होता है जो रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर को मिलाकर बनाया जाता है, और इसका जो नंबर होता है वो x प्लस आयोटा वाई जैसा होता है। y और x की जगह कोई भी रियल नंबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल z बराबर 2+3 आयोटा, 2+3 आयोटा, ये क्या है, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है 2+3 आयोटा। ठीक है, 2+3 आयोटा क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भागों में, टू पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। और इसमें पहला पार्ट जो आएगा, पहला पार्ट जो आएगा उसका नाम है रियल, रियल नंबर, रियल नंबर। ठीक है, और दूसरा पार्ट जो है उसका नाम है इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी, इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर और रियल नंबर। रियल नंबर को हिंदी में बोलते हैं वास्तविक संख्याएं। कौन सी संख्या है रियल नंबर का मतलब है, रियल नंबर का मतलब है वास्तविक संख्याएं, और इमेजिनरी नंबर का मतलब होता है काल्पनिक संख्याएं। इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या होता है, काल्पनिक संख्याएं। इमेजिनरी नंबर का मतलब क्या होता है, काल्पनिक संख्याएं। तो रियल नंबर क्या होते हैं, अब ध्यान से सुनिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर किससे मिलकर बना है, रियल और इमेजिनरी। तो रियल अलग कर दिया गया, इमेजिनरी अलग कर दिया गया। रियल में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, तो जो रियल नंबर का सेट है वो कैपिटल आर से प्रदर्शित किया जाता है। ये भी एक सेट है, एक समुच्चय है, और इस समुच्चय के अंदर कैसे एलिमेंट आएंगे, इस समुच्चय के अंदर कैसे एलिमेंट आएंगे, ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए 0 1 2 3 4 अप टू इंफिनिटी, -1 -2 अप टू माइनस इंफिनिटी, ये सब किस सेट में आएंगे, रियल नंबर के सेट्स में आएंगे। किस में आएंगे, रियल नंबर के सेट्स में आएंगे, यानी रियल नंबर में आएंगे। अब एक बात और, बात क्या है कि रियल नंबर में क्या 1/2 नहीं आएगा, आएगा। 1 और 2 के बीच में आएगा 1/2 आएगा, 3/2 नहीं आएगा, आएगा। 2 और 3 के बीच में 3/2 आएगा। तो इसमें रियल नंबर में सारे नंबर इंक्लूड हो जाते हैं, भिन्न। ठीक है, भिन्न भी इसी में आती है, दशमलव, ठीक है, दशमलव वाले इसी में आते हैं। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव वाले नंबर भी इसी में आते हैं। मतलब आप जितने नंबर्स को लगभग जानते हो इमेजिनरी नंबर को छोड़कर, इमेजिनरी नंबर तो होता है सिर्फ आयोटा बराबर √-1, इसको छोड़कर आप जितने भी नंबर्स को जानते हो वो सारा जो है वो, ठीक है, वो सारा जो है, वो सारा जो है वो किस में आता है, वो रियल नंबर में ही आता है। किस में आता है, रियल नंबर में ही आता है। ठीक है, अब रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, रियल नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, और उसको किस में ना डिवाइड करेंगे, एक तो होगा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, और एक होगा इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर को बोलते हैं परिमेय संख्या। रेशनल नंबर को क्या बोला जाता है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। कैसी संख्या, परिमेय संख्या। और परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो P/Q के फॉर्म में होती हैं, जहां पर Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है, और P और Q बिलोंग्स टू, P क्या करेगा, P और Q बिलोंग्स टू इंटीजर्स, और P और Q किसको बिलोंग करेंगे, इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं। तो वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। P/Q के फॉर्म में जो होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। और इसमें 5/2 हो सकता है, -3/2 हो सकता है, -4/2 हो सकता है, 6/7 हो सकता है, -8/3 हो सकता है। अब क्या बताइए, अब क्वेश्चन बताइए एक जरा, क्या 1 2 3 4 5 5 6 परिमेय संख्या है या नहीं है,
1 2 3 4 5 6 परिमेय संख्या है या नहीं है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। परिमेय संख्या है या नहीं है? 1 2 3 4 5 परिमेय संख्या है या नहीं है? क्या अपरिमेय संख्या में आएगी 1 2 3 4 5? ठीक है, संस्कार ने दे दिया है। तो 1 2 3 4 5 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि अगर हम 5 लिया होगा, इसके नीचे हम 1 मान लें, तो ये देख लीजिए P अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गया। P अपॉन क्यू के फॉर्म में हो गया, और P और Q दोनों किसको बिलोंग कर रहे हैं? इंटीजर्स को बिलोंग कर रहे हैं। तो रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो P अपॉन क्यू के फॉर्म में होती हैं। Q डज नॉट इक्वल टू 0, Q का मान कभी भी 0 नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? अगर हम किसी भी नंबर के नीचे 0 ले लेंगे, 5/0, 5/0, तो 5/0 का मान क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। 5/0 का मान क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। तो कभी भी किसी भी नंबर के नीचे 0 नहीं आ सकता है। अगर 0 आ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाएगा। इसके बाद इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर किसे कहते हैं? जैसे √2 प्लस 1, √3 माइनस 1, √7 प्लस 1, ठीक है, √8, √5 प्लस 4, ये सब क्या है? इर्रेशनल नंबर हैं। मतलब रूट में जितने भी नंबर आते हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं? इर्रेशनल नंबर बोल सकते हैं, यानी अपरिमेय संख्याएं हम इनको कह सकते हैं। तो जल्दी से बताइए, इधर तक सबको क्लियर है? इधर तक सबको क्लियर है? इधर तक सबको क्लियर है? सपना, अमर, संस्कार, अरुण, हसमुख, इधर तक रियल रैशनल नंबर और रेशनल नंबर तक सबको क्लियर है? परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्या। इर्रेशनल माने क्या होता है? अपरिमेय। क्या इर्रेशनल माने क्या होता है? अपरिमेय। अपरिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं होता है इर्रेशनल माने। और सुनिए, इर्रेशनल को Q से, Q का सेट, ये किसका सेट होता है? Q का सेट। इसको Q के सेट से यानी रैशनल नंबर को Q से प्रदर्शित करते हैं, और इर्रेशनल के सेट को Q डैश से। जैसे रियल नंबर का सेट कैपिटल R से प्रदर्शित होता है, ऐसे ही रैशनल नंबर का सेट Q से प्रदर्शित होता है, और इर्रेशनल नंबर का सेट Q डैश से प्रदर्शित होता है। तो इतना सबको क्लियर? चलिए, इसके बाद देखिएगा ध्यान से। अब एक क्वेश्चन बताइए, एक क्वेश्चन का जवाब आप दीजिएगा कि जो पाई है, पाई, पाई सबने पढ़ा हुआ है। पाई एक परिमेय संख्या है, पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? जल्दी से बताइए, पाई एक परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इतना क्लियर होना चाहिए, तो जल्दी से बताइए। हाँ, तो बताइए, पाई परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? पाई इज रैशनल या इर्रेशनल? जल्दी से कमेंट करके बताइए, पाई इज रैशनल या इर्रेशनल नंबर? पाई क्या है? रैशनल नंबर है या इर्रेशनल नंबर है? परिभाषित नहीं कर सकते, गलत बात। परिभाषित क्यों नहीं कर सकते? पाई किस में आएगा? रैशनल इर्रेशनल में? किसी को नहीं पता? चलिए देखिए, हम बता रहे हैं, पाई आएगा रियल नंबर में, ना तो परिमेय में आएगा और ना वो अपरिमेय में आएगा। ये पाई जो है ना, वो परिमेय की परिभाषा को परिभाषित करता है, और ना ही अपरिमेय को परिभाषित करता है। ठीक है, पाई क्या आएगा? पाई जो है वो रियल नंबर में आता है, पाई को रियल नंबर में रखा गया है। ठीक है, तो पाई क्या है? एक रियल नंबर है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कोई पूछ सकता है। पाई ना अपरिमेय और ना ही परिमेय है।
ठीक है, इसके बाद देखिएगा ध्यान से। अब हमने यहां तक समझ लिया कि कॉम्प्लेक्स नंबर को दो भागों में बांटा गया है, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। इसके बाद क्या किया गया है, रियल नंबर को दो भागों में बांटा गया है, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। रियल नंबर के सेट को कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं और रैशनल नंबर के सेट को क्यू से, इरेशनल के सेट को क्यू डैश से। और रियल नंबर में सारे नंबर आएंगे, रैशनल भी इरेशनल भी, यानी √2 √2 + 1 √3 - 1 √2 + 1, इस तरीके के नंबर भी रियल नंबर में आएंगे। और P/Q वाले फॉर्म में जो नंबर्स हैं वो भी इसी के अंदर आएंगे, और ये दशमलव वाले नंबर हैं वो भी रियल नंबर में आएंगे, क्योंकि हमने सारे रियल नंबर के पार्ट को ही क्या किया है, डिवाइड डिवाइड किया है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा अब हम क्या करेंगे, रैशनल नंबर को दो भागों में बांटेंगे। किसको बांटेंगे, रैशनल नंबर को टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जब हम रैशनल नंबर को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो रैशनल नंबर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा और उसका नाम रखा जाएगा रैशनल नंबर का इंटीजर और फ्रैक्शन। किस में रखा जाएगा, इसको दो भागों में बांटेंगे और वो दो भाग कौन कौन से होंगे, इंटीजर होगा और फ्रैक्शन होगा। इंटीजर होगा और कौन सा होगा, फ्रैक्शन होगा। ठीक है, इंटीजर और फ्रैक्शन। तो ध्यान से देखिएगा, इंटीजर और फ्रैक्शन। तो देखिए अगर हम रैशनल नंबर को, क्योंकि हम रैशनल नंबर तक हमने पढ़ लिया, रैशनल नंबर को दो भागों में बांटें, यानी परिमेय संख्याओं को दो भागों में बांटें, तो वो दो भाग कौन कौन से हो जाएंगे, वो दो भाग जो होंगे वो होंगे इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर्स, और हो जाएगा फ्रैक्शन। ठीक है, इंटीजर्स और फ्रैक्शन। इंटीजर्स का मतलब होता है पूर्णांक, इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, पूर्णांक। इसको आई से या फिर जेड से प्रदर्शित करते हैं, आई से या फिर जेड से प्रदर्शित करते हैं। और फ्रैक्शन सबको पता है, हिंदी में बोलते हैं भिन्न। 2/5, 3/4, -3/2, -5/4, ये सब क्या है, ये फ्रैक्शन है। ये सारी कौन सी वैल्यूज हैं, फ्रैक्शन, फ्रैक्शनल्स वैल्यूज हैं ये सारी। ठीक है, और इंटीजर्स, इंटीजर्स क्या होते हैं, पूर्णांक। जैसे आई बराबर हम लिख सकते हैं आई का सेट, और उसको किससे, आई या जेड से प्रदर्शित करते हैं, 1 2 3 +-1 +-2 +-3 अप टू इन्फिनिटी, प्लस माइनस, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। लेकिन बताइए क्या इंटीजर्स में, क्या इंटीजर्स में एक बार बताइए, क्या इंटीजर्स में 1/2 आएगा, इंटीजर्स में 1/2 आएगा, 3/2 क्या इंटीजर्स में आएगा, 4/5 इंटीजर्स में आएगा। बताइए इंटीजर्स जो है वो 1/2, 3/2 या 4/5 में ये इंटीजर्स में आएगा, ये सब इंटीजर्स में आएगा या नहीं आएगा, इंटीजर्स में ये आएगा या नहीं आएगा। चलिए देखिए, ये सब इंटीजर्स में नहीं आएगा, क्योंकि इंटीजर्स का मतलब भी होता है पूर्णांक। पूर्णांक का मतलब होता है जो काउंटेबल हो उसको हम गिन सके गिनतियों पर। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 उंगली से गिन सकते हो, उंगलियों में गिन सकते हो, आधा उंगली में नहीं गिनोगे। ठीक है, काउंटेबल नंबर्स होते हैं इंटीजर्स, 1 2 3 4 5। ठीक है, पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। जब पॉजिटिव होते हैं तो उसको आई पॉजिटिव से प्रदर्शित किया जाता है, नेगेटिव होते हैं तो आई माइनस से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। इसके बाद इंटीजर्स को, इसके बाद इंटीजर्स को, किसको, इंटीजर, इंटीजर, इंटीजर्स को दो भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। तो इंटीजर्स को दो भागों में बांटा गया है, इसमें दो भाग कौन कौन से होंगे, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। पॉजिटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव।
पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव में नेगेटिव नंबर आ जाएंगे यानी आई नेगेटिव आ जाएगा, इसमें -1 -2 -3 अप टू माइनस माइनस इन्फिनिटी। और पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स में आ जाएगा आई पॉजिटिव बराबर हो जाएगा 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, अप टू इन्फिनिटी। अब एक बात बताइए कि जीरो जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है? जल्दी से बताइए, जीरो जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है? जीरो जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है या नेगेटिव इंटीजर है? जीरो क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव इंटीजर है? यहां पे पॉजिटिव इंटीजर में हमने लिखा है 1 2 3 4 5, नेगेटिव इंटीजर में हमने लिखा है -1 -2 -3 -4 -5, लेकिन जीरो तो कहीं लिखा ही नहीं है, तो जीरो कहाँ गया? जीरो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? ठीक है, याद है सबको। वो सिर्फ क्या है, इंटीजर है। जीरो ना ही पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही होता है प्राकृतिक संख्याएं। पॉजिटिव इंटीजर्स को ही हम नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याएं भी कह सकते हैं। नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याएं भी इसको हम कह सकते हैं। तो जल्दी से बता दीजिए कमेंट करके, इतना सबको क्लियर है? और नेचुरल नंबर के सेट को इनसे प्रदर्शित करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर के सेट को आई प्लस से प्रदर्शित करते हैं, नेगेटिव को आई माइनस से प्रदर्शित करते हैं। फ्रैक्शन के लिए कोई सिंबल यूज नहीं किया जाता है। इंटीजर को आई या जेड से भी कर लेते हैं। रैशनल नंबर को मैंने बताया था क्यू से, इरेशनल को क्यू डैश से। ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से आ गई कि नहीं आई हैं, क्लियर हैं? हसमुख कहाँ है, हसमुख हसमुख? सबसे पहले हसमुख ही पूछता है कि भैया क्लास हो रही है या नहीं हो रही है, और हसमुख फिर गायब। चलिए देखिए, तो अगला, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्लासिफिकेशन और नंबर्स जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर बच्चे ध्यान नहीं देते हैं, एक तो यही नंबर है कि पाई क्या है, पाई रैशनल है या रैशनल है? तो पाई ना रैशनल है ना रैशनल, ये रियल नंबर है। ठीक है, ये रियल नंबर है। जीरो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है और ना ही नेगेटिव इंटीजर है। ठीक है, ना पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है, ये सिर्फ एक इंटीजर है। क्या है, सिर्फ एक इंटीजर है। तो इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। चलिए देखिए आगे। अब देखिए, हमने सेट्स के बारे में पढ़ा था। अब सेट्स में और बहुत सारे सेट्स होते हैं। तो ये हमने पहले आपको ये बता दिया है कि जो नंबर्स होते हैं, रियल नंबर है, इमेजिनरी नंबर है, ठीक है, और क्या कहते हैं, रैशनल है, इरेशनल है, फ्रैक्शन है, इंटीजर्स हैं, ये सारे हमारे सेट्स होते हैं यानी समुच्चय होते हैं। और इन सारे सेट यानी समुच्चयों को किसी न किसी कैपिटल लेटर्स अल्फाबेट से प्रदर्शित किया जाता है, वो भी हमने आपको बता दिया है। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा है सेट्स में सबसेट हमने बता दिया है। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो सेट आता है, देखिए सबसेट में ही पार्ट होते हैं, सबसेट्स में ही पार्ट होते हैं। तो सबसेट का एक पार्ट होता है प्रॉपर प्रॉपर सबसेट सबसेट और सेकंड होता है इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट
इम्प्रॉपर सबसेट और प्रॉपर सबसेट, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, प्रॉपर सबसेट क्या होता है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, यानी ए जो है वो सबसेट है किसका, बी का। ए क्या है, सबसेट है किसका, बी का सबसेट है। कौन है, ए है। ए क्या है, सबसेट है बी का। लेकिन वो प्रॉपर प्रॉपर सबसेट कब कहलाएगा, जब कहलाएगा इंप्लाइज दैट ए डज नॉट इक्वल टू बी, जब ए जो सबसेट है वो बी सेट के बराबर नहीं होगा। जब ए सबसेट बी सेट के बराबर नहीं होगा तो वो कहलाएगा प्रॉपर सबसेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक सेट ए लिया, बी सेट लेंगे हम पहले। अगर हमने एक बी सेट लिया है 1 2 3 4 5, ये सेट है, और इससे एक सबसेट बनाया, उसमें हमने एलिमेंट लिए 1 2 3, ठीक है। तो हमने क्या किया, बी एक सेट से एक सबसेट ए बनाया, और उसमें हमने कुछ ही एलिमेंट लिए, सारे एलिमेंट नहीं लिए। तो इस कंडीशन में ए जो है बराबर नहीं है बी के। क्यों क्यों नहीं है बराबर, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट किस में नहीं है, ए में नहीं है। लेकिन अदरवाइज अगर हम बी के सारे एलिमेंट ए सेट में ले लें, ठीक है, 1 2 3 4 5 बी हम किस में ले लें, ए में ले लें, तो इस कंडीशन में ए बराबर हो जाएगा बी के। और बी क्या था, बी तो सबसेट था, बी क्या था, सबसेट था। तो जो अब ए बराबर अगर बी हो गया, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट। तो इसमें क्या होगा, अगर ए सबसेट है बी का, इम्प्रॉपर सबसेट कब कहलाएगा, इंप्लाइज दैट ए इक्वल हो जाए किसके, बी के। अगर सबसेट के केस में दोनों सबसेट, जो सबसेट है वो बी सेट के बराबर हो गया, जो सबसेट है वो बी सेट के अगर बराबर हो गया तो वो इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। और अगर वह बराबर नहीं हुआ तो वो क्या कहलाएगा, तो वो प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। तो क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। क्लियर है इतना, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट सबको क्लियर है, प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट सबको क्लियर है। व्हाट इज प्रॉपर सबसेट एंड व्हाट इज इम्प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट सबको क्लियर है। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर है या नहीं है, क्लियर है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं, प्रॉपर और इम्प्रॉपर के बाद देखिए ये क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि यदि ए क्या है, एक सेट है, मान लीजिए 1 2 3 4, ये एक सेट है, और इस ए सेट से कितने सबसेट बनाए जाते हैं, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट, यानी कितने उपसमुच्चय बनाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। एक नंबर या 2 नंबर में आ सकता है, 1 2 नंबर में आ सकता है। क्वेश्चन ये है कि एक सेट ए है और उसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4, 4 एलिमेंट्स दिए गए हैं, और वो पूछ रहा है नंबर ऑफ सबसेट, इस ए सेट से कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, इस ए सेट से कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं। तो फॉर्मूला होता है, ठीक है, क्या होता है, फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, 2 की पावर n सबसेट बनाए जा सकते हैं। कितने सबसेट, 2 की पावर n सबसेट बनाए जा सकते हैं। वेयर n इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। n क्या है, अवयवों की संख्या है। इसमें कितने अवयव हैं, 1 2 3 4, तो इसमें कितने, n की जगह क्या आ जाएगा, 4। कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, n की जगह 4, तो 2 की घात 4, 2 की पावर 4, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 16 सबसेट इससे बनाए जा सकते हैं। कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, 16 सबसेट, 2 की पावर n। दिस इज अ नंबर ऑफ सबसेट, 2 की पावर n इज अ फॉर्मूला, दिस इज फॉर्मूला
फॉर मेक्स नंबर ऑफ सबसेट्स, सबसेट्स को बनाने के लिए फॉर्मूला है 2 की पावर n। 2 की पावर n क्या है, फॉर्मूला है अगर कोई सेट ए दिया है और उस सेट में 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4, तो उसको उसको ये पता करना होगा कि कितने सबसेट हैं। क्वेश्चन में दिया कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं इस ए सेट से, तो फॉर्मूला 2 की पावर n हो जाएगा और n के जगह नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या रखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, n के जगह 4 आ जाएगा, 2 की का 4 और 4 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 दूनी 16। तो कितने सबसेट बना सकते हैं, 16 सबसेट बनाए जा सकते हैं। तो सबको क्लियर है इतना, सबको क्लियर है इतना, इतना सबको क्लियर है, इतना सबको क्लियर है, क्लियर क्लियर क्लियर। चलिए आगे बढ़िए, सबको क्लियर है। इसके बाद देखिए, इसके बाद है इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। देखिए इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, ध्यान सुनिएगा। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, ठीक है, तो सेट्स के बारे में इंटरसेक्शन करना है, इनका इंटरसेक्शन क्या होता है सेट्स का। देखिए इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, अब अगला जो सेट है वो है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। जैसा कि नाम से इसके पता चल रहा है, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पार्ट, उसका कॉमन करके इंटरसेक्शन कर कर, मतलब उसमें जो जो पार्ट्स कॉमन हो। दो सेट्स दिए गए होंगे, ध्यान से देखिएगा, दो सेट्स दिए गए होंगे। एक सेट मान लीजिए ए है, ए सेट इक्वल है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और एक बी सेट है, बी सेट इक्वल है 4 5 6 8 9। तो दो सेट्स हमने ले लिए, एक ए सेट है और एक बी सेट है। तो दो सेट्स का इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, कॉमन पार्ट। तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ये इंटरसेक्शन का साइन है, ये क्या है, इंटरसेक्शन का साइन है, उल्टा यू, ठीक है, उल्टा यू क्या है, इंटरसेक्शन का साइन है। ए इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन ऑफ बी, ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन ऑफ बी का जो सेट होगा वो ये होगा कि जो एलिमेंट ए में कॉमन है और बी में कॉमन है, कॉमन एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है, ए और बी के कॉमन एलिमेंट किस में आएंगे, ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे। तो कॉमन एलिमेंट कौन कौन से हैं, 4 5 6, तो 4 5 और 6। तो दिस इज अ इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी। सबको क्लियर है, इंटरसेक्शन ए और बी। इंटरसेक्शन ए और बी क्लियर है। देखिए इसका ग्राफ डायग्राम कैसे बनेगा, एक यूनिवर्सल सेट होता है, एक यूनिवर्सल सेट होता है। यूनिवर्सल सेट का मतलब है जिसमें सारे सेट आते हैं, एक ऐसा सेट जिसमें हर प्रकार का सेट होता है, ये यूनिवर्सल सेट है। इसको इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, और उसमें से हमने एक ए सेट ले लिया और उसी में से हमने एक बी सेट ले लिया, ठीक है, एक ए सेट लिया और एक बी सेट लिया। तो ए सेट में कौन कौन से एलिमेंट है, 1 है 2 है 3 है, ठीक है, और 4 5 6, 4 5 6 क्या थे, कॉमन थे। तो जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है जो एक दूसरे को कर रहा है, कट कर रहा है, तो वो पार्ट आ जाएगा। और उसके बाद क्या होगा, 6 के बाद था 7 8, तो 7 8 और 9, तो 4 5 दोनों में कॉमन है ना, तो उसको इंटरसेक्ट करते हुए हम बनाएंगे। 4 5 क्या है, 4 5 6 कॉमन है, तो उसको इंटरसेक्ट करके बनाएंगे। और ए इंटरसेक्शन बी वाला जो भाग है उसको सेट कर देंगे, सेट इट कर देंगे उसको। ए इंटरसेक्शन बी वाला जो भाग है
उसको हम क्या कर देंगे, सेट इट कर देंगे। तो ये क्या कहलाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का मान कहलाएगा। देखिए कॉमन पोर्शन क्या है, ये है कॉमन पोर्शन, ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है यही तो हमारा क्या है, इंटरसेक्शन में क्या आता है, कॉमन पोर्शन। तो इसको हम रंग देंगे, इससे पता चलेगा कि ये जो कॉमन पोर्शन है वो किस में आएगा, ए इंटरसेक्शन बी में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसका बेन आरेख बनता है। पेपर में बेन आरेख भी कभी कभी पूछ लेते हैं। तो समझ में आ गया, ए इंटरसेक्शन बी का बेन डायग्राम भी क्लियर है सबको। ए इंटरसेक्शन बी का बेन डायग्राम भी सबको क्लियर है। एक बार फिर से वीडियो को जोरदार तरीके से शेयर कर दीजिए, जिससे कि हर बच्चे के पास ये पहुंच सके। चलिए देखिए, तो इसके बाद देखिए, ध्यान समझिएगा। इफ x इज बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, x क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। ये बिलोंग का साइन है, ये जो साइन है उसका मतलब है बिलोंग्स टू। ठीक है, बिलोंग्स टू का मतलब है संबंधित है, और संबंधित है का मतलब है कि वो एलिमेंट उसके अंदर मौजूद है। ठीक है, अगर हमने लिखा टू बिलोंग्स टू ए, टू बिलोंग्स टू ए क्या है, संबंधित है, दो क्या है, संबंधित है किससे, ए से। इसका मतलब है कि दो दो जो एलिमेंट है ना, वो ए के अंदर क्या है, मौजूद है, वो ए के अंदर क्या है, मौजूद है। तो इसके बाद ध्यान से देखिएगा, तो x बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी को, इंप्लाइज दैट x बिलोंग करेगा ए को एंड x बिलोंग करेगा बी को। दिस इज अ कंक्लूजन, ये हमारा क्या है, निष्कर्ष है। यदि x ए इंटरसेक्शन बी को में बिलोंग करेगा, यानी अगर x ए इंटरसेक्शन बी में होगा तो x ए में भी होगा और x बी में भी होगा। क्योंकि इंटरसेक्शन में क्या आता है, इंटरसेक्शन में दोनों का कॉमन पार्ट आता है ना, कि जो तो कॉमन नंबर है वो ए इंटरसेक्शन बी में आता है, और जो ए इंटरसेक्शन बी में होगा तो वो ए में भी होगा और बी में भी होगा। ठीक है, इसके बाद देखिए, इसके बाद है यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन क्लियर हो गया सबको, इसके बाद है यूनियन, यूनियन ऑफ टू सेट्स। सपना तुम ध्यान समझ लेना, क्योंकि इस पोर्शन पर तुम आई नहीं थी। ठीक है, तुम्हारा छूटा हुआ है, तो ये तुम्हारा सब कुछ छूटा हुआ है, तो इसको ध्यान समझ लेना। सेट्स में ये हमने जब तुम आई मतलब आई नहीं थी तब हमने कराया था। सपना लाइव हो, सपना सपना तुम आई नहीं थी इस पोर्शन में, तो उसको ध्यान समझ लेना। ठीक है, देखो यूनियन, यूनियन ऑफ टू सेट्स, टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स। देखो अगला सेट जो है वो है यूनियन। यूनियन का मतलब ही होता है एकजुट होना, यूनियन, यूनियन का मतलब होता है एकजुट होना। तो साफ साफ दिख रहा है, यूनियन का मतलब क्या है, एक कर दो, यूनियन मिला दो। तो देख लिए, एक सेट है, मान लीजिए 1 2 3 4। ठीक है, ये क्या है, एक सेट ए है और एक सेट है बी, मान लीजिए 3 4 5 6। ठीक है, 6, ये एक सेट है बी। अब हमें अगर इसका यूनियन चाहिए, तो यूनियन का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी। देखो इंटरसेक्शन का सिंबल क्या था, ये इंटरसेक्शन सिंबल था। ठीक है, उल्टा यू, इंटरसेक्शन का सिंबल था, किसका था, इंटरसेक्शन का। ठीक है, और यूनियन का यू ही सिंबल है, यूनियन का क्या सिंबल है, यू ही सिंबल है। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। ठीक है, ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी बराबर होगा 1 2 3 4, 1 2
3 4। अब जो एलिमेंट्स इसमें रिपीट हो रहे हैं, जो एलिमेंट्स इसमें रिपीट हो रहे हैं, उन एलिमेंट्स को दोबारा नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि कभी भी सेट में रिपीटेड एलिमेंट्स नहीं आते हैं। अगर कोई एलिमेंट्स रिपीट हो रहे हैं तो उनको सिर्फ हम एक बार लिखेंगे, बार बार नहीं लिखेंगे। तो ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4 हमने यहां तक कि ए को लिख लिया है। अब बी में कुछ कॉमन एलिमेंट 3 और 4 हैं, तो 3 और 4 को हम दोबारा नहीं लिखेंगे, 5 और क्या आ जाएगा 6। तो ए यूनियन बी क्या हो गया, सेट ए और बी को मिला के जो एलिमेंट बन गया, यानी जो सेट बन गया, उसको बोल दिया गया यूनियन। यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होता है, सेट ए और बी को मिला के जो सेट बनेगा उसको हम बोलेंगे यूनियन ऑफ टू सेट्स। यूनियन ऑफ टू सेट, इसका सिंबल कैसा होगा, यू के जैसा होगा। कैसा होगा, यू के ही जैसा होगा। ठीक है, तो क्लियर है, क्लियर है। यूनियन ऑफ टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स क्लियर है। देखिए, यूनियन ऑफ टू सेट्स में डायग्राम कैसे बनेगा, एक यूनिवर्सल सेट होगा, एक यूनिवर्सल सेट होगा, और एक ए का सेट होगा, एक बी का सेट होगा, ए बी का सेट। तो 1 2 तो इसमें आ जाएगा, अलग है ए से। 3 4 दोनों में कॉमन है, और बी जो सेट है 3 4 5 6 इसमें आ जाएगा। यूनियन में तो क्या हो गया, यूनियन में तो पूरे एलिमेंट्स आ गए ना, 1 2 3 4 5 सबरे एलिमेंट आ गए। तो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी का जो पार्ट होगा वो क्या होगा, ए यूनियन बी के पार्ट को हम सेट कर देंगे, सेटेड कर देंगे। सेटेड करने से पता चलेगा कितना पोर्शन किसके अंदर है, ए यूनियन बी के अंदर है। अब ए यूनियन बी में तो ये पूरा पोर्शन है, ए यूनियन बी में क्या है, पूरा पोर्शन है। तो हम इस पूरे पोर्शन को सेट कर देंगे। इसका मतलब ए यूनियन बी में ये पूरा भाग आ जाएगा, ए यूनियन बी में क्या आ जाएगा, पूरा भाग आ जाएगा। ठीक है, ये होता है वेन डायग्राम। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में, यूनिवर्सल सेट में एक ए सेट था, एक बी सेट था, और ए यूनियन बी में क्या हो जाएगा, उन दोनों सेटों को मिला दिया गया, पूरा एकत्र कर दिया गया, मिला दिया गया, तो उसमें सेट पूरा पोर्शन सेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक चीज और आएगी कि इफ x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, x बिलोंग्स टू ए यूनियन बी, अगर x ए यूनियन बी को बिलोंग करता है, अगर x क्या करता है, ए यूनियन बी को बिलोंग करता है, ध्यान से देखिएगा, x यदि ए यूनियन बी को बिलोंग करेगा तो इंप्लाइज दैट x बिलोंग करेगा a को, और क्या हो सकता है, x बिलोंग करता या फिर x बिलोंग किसको करेगा। ठीक है, अगर x a यूनियन b में है तो x या तो a को बिलोंग करेगा, या तो x b को बिलोंग करेगा, या तो x किसको बिलोंग करेगा, a को बिलोंग करेगा, या तो b को बिलोंग करेगा, या फिर हो सकता है, ठीक है, a को बिलोंग करेगा, या तो b को बिलोंग करेगा, या फिर क्या हो सकता है, या फिर एक्स ए एंड बी दोनों को भी बिलोंग कर सकता है। तो इन तीन में से कोई एक कंडीशन बन सकती है ए यूनियन बी में। ए यूनियन बी में क्या हो सकती है, तीन में से कोई एक कंडीशन बन सकती है कि एक्स जो है ए को भी बिलोंग कर सकता है और बी को भी बिलोंग करता है, और उसके बाद ए यूनियन बी में यानी ए और बी दोनों को भी क्या कर सकता है, बिलोंग कर सकता है। ठीक है, तो यूनियन के केस में क्या होगा कि एक्स ए को भी बिलोंग कर सकता है, एक्स बी को भी बिलोंग कर सकता है, और ए और बी दोनों को भी क्या कर सकता है, बिलोंग कर सकता है। तो बताइए ए यूनियन बी तक सबको क्लियर है, ए यूनियन बी तक सबको क्लियर है, ए यूनियन बी तक सबको क्लियर है। सपना, अमर, अरुण, संस्कार, और लास्ट लास्ट तक हसमुख गायब है हमें लग रहा है।
देखिए अब इसमें एक चीज और पता चल रही है कि देखिए आप देख सकते हो कि डोमेन एक बड़ा सेट है और रेंज एक छोटा सेट है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं रेंज, रेंज जो है वो सबसेट है किसका, कोडोमेन का। किसका सबसेट है, कोडोमेन का। तो याद रखिएगा रेंज इज अ सबसेट ऑफ कोडोमेन, यानी रेंज जो है वो सबसेट होता है यानी उप समुच्चय होता है किसका, डोमेन का। ठीक है, किसका उप समुच्चय होता है, डोमेन का उप समुच्चय होता है। तो फंक्शन या मैपिंग बिल्कुल अच्छे से क्लियर है या नहीं है, फंक्शन या मैपिंग बिल्कुल अच्छे से क्लियर है कि नहीं है, जो भी चीजें अभी तक बताई गई हैं पार्ट 2 में आपको सब क्लियर है। सबसे पहले मैंने आपको सेट बताया, फिर सबसेट बताया, डिसजॉइंट सेट बताए हैं, जॉइंट सेट बताए हैं, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट, यूनियन ऑफ अ टू सेट्स, ये सारे सेट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है। आज हम मैपिंग तक पहुंच गए थे कि व्हाट इज मैपिंग, मैपिंग क्या होती है। मैपिंग को ही फंक्शन बोलते हैं, फंक्शन को ही मैपिंग बोलते हैं, हिंदी में उसको फलन बोलते हैं। आपको किताबों में इस तरीके से क्वेश्चंस में लिखा मिलेगा कि एफ सच दैट ए से बी, एफ सच दैट ए से बी का मतलब है कि एफ एक फंक्शन है जो ए से बी पर है, एफ एक फंक्शन है जो ए से बी पर है, और ए जो है वो एक्स के एलिमेंट है, ए जो एलिमेंट होगा वो एक्स का एलिमेंट होगा, बी जो होगा वो वाई का एलिमेंट होगा, और उसमें एक रिलेशन दिया होगा, संबंध दिया होगा। ठीक है, तो जब हम क्वेश्चंस को करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा ये चीजें, देखो हमने आपको लिख के बताई थी, उस तरीके से मैंने आपको समझाया था। तो जल्दी से एक बार सपना बता दीजिए कि यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, किसी प्रकार का कोई भी किसी को डाउट तो नहीं है। ये हम मैपिंग तक पहुंच गए हैं और मैपिंग के डायग्राम जो मुझे बनवाना है, ठीक है, वो रह गए हैं, और फिर मैपिंग के पार्ट रह गए हैं कि मैपिंग कितने प्रकार की होती हैं, मैपिंग के यानी फंक्शन के कितने टाइप होते हैं। हमने अभी तक जो पढ़ा हुआ था वो था सेट। हमने सबसे पहले जिस चीज़ के बारे में पढ़ा हुआ था उसका नाम क्या है, सेट। ठीक है, सेट्स के बारे में पढ़ा हुआ था, सेट क्या होता है हमने समझा था, सेट क्या होता है। तो सेट्स जो होता है उसको हिंदी बोलते हैं समुच्चय, सेट्स को हिंदी में क्या बोला जाता है, समुच्चय बोला जाता है। और समुच्चय की जो परिभाषा है हमने कहा था कि सुपरिभाषित अवयवों के समूह को, सुपरिभाषित अवयवों के समूह को हम क्या बोलते हैं, समुच्चय बोलते हैं। समुच्चय क्या है, सुपरिभाषित अवयव। जैसे और सेट को कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी से प्रदर्शित किया जाता है और उसको कर्ली ब्रैकेट यानी मंझले ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक है, जैसे हमने लिखा है 1 2 3 4, ये क्या है, हमारा एक सेट है जिसको कर्ली ब्रैकेट में लिखा गया है 1 2 3 4, और इसको कैपिटल लेटर्स ए बी सी डी से प्रदर्शित किया गया है। कैपिटल लेटर ए बी सी डी से क्या किया गया है, प्रदर्शित किया गया है। अगर हम बोले नेचुरल नंबर का सेट, तो नेचुरल नंबर के सेट में क्या होगा, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी तक एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये नेचुरल नंबर का सेट है, इसको कैपिटल एन, ये जो सेट है यानी ये समूह है, समुच्चय है, वो सुपरिभाषित है। कैसा है, सुपरिभाषित है। तो सुपरिभाषित अवयवों का समूह जो होता है वो क्या कहलाता है, समुच्चय कहलाता है, यानी सेट कहलाता है। ठीक है, और उसको कैपिटल लेटर ए बी सी डी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इतना हमने क्या कर लिया था कल, समझ लिया था। ठीक है, इतना हमने क्या कर लिया था कल, समझ लिया था। ठीक है, जो जो बच्चे लाइव हों जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें और अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें कि आज हम लाइव हैं या नहीं हैं। जल्दी से जो जो बच्चे लाइव हैं वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा दें, और जो लोग लाइव नहीं हैं वो जल्दी से लाइव आ जाइए। आज की क्लास जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम सेट के आगे की प्रोसीजर पार्ट 2 को कवर करने वाले, इसमें हम रिलेशन फंक्शन को समझेंगे, मैपिंग समझेंगे। तो कहीं ना कहीं क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो जल्दी से आप सारे लोग कनेक्ट हो जाइए। ठीक है, जल्दी से कनेक्ट हो जाइए सारे लोग। ठीक है, तो देखो सेट के बाद हमने जो चैप्टर, मतलब सेट के बाद जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसका नाम था सबसेट। सेट के बाद हमने क्या पढ़ा था, सबसेट। सबसेट क्या होता है, तो जब हम किसी सेट में से कुछ एलिमेंट्स को लेकर एक सेट बनाते हैं तो उसको बोलते हैं सबसेट। ठीक है, सबसेट क्या होता है, तो देख सकते हैं हम सबसेट, देखिए क्या होता है। देखिए सबसेट क्या होता है, तो सेट से ही बनता है सबसेट। कोई सबसेट मतलब सेट एक एन, जैसे यहाँ पे एक सेट एन दिया हुआ है, इस एन के कुछ एलिमेंट्स को लेकर अगर हमने इस एन में से एक सेट का नाम दे दिया बी, और उस बी में हमने कुछ एन के एलिमेंट ले लिए, मान लो हमने 1 2 3
और 4 ये कुछ एलिमेंट्स ले लिए, तो ये जो सेट बना बी, उसको क्या कहा गया था? सबसेट कहा गया था किसका? एन का। तो उसमें हमने लिखा था बी इज अ सबसेट ऑफ एन। बी क्या है? इज अ सबसेट ऑफ एन। तो ये लिखने का तरीका था मैथमेटिकली कि बी क्या है? सबसेट है, ये सबसेट का साइन था। और बी क्या है? सबसेट है, किसका सबसेट है? एन का सबसेट है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे एन लिखा था, ठीक है। तो सबसेट की भी परिभाषा बताई थी कि जब हम किसी सेट में से कुछ अवयवों को लेकर एक नया सेट बना लेते हैं, तो उस सेट को क्या कहते हैं? सबसेट कहते हैं। उस सेट को कहते हैं सबसेट कहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद इसी तरीके से हमने समझा था प्रॉपर सबसेट क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है। और हमने इसमें ये भी सीखा था और हमने इसमें ये भी सीखा था कि नंबर ऑफ सेट्स, कि किसी भी सेट्स में मतलब किसी भी एक सेट से हम कितने सबसेट बना सकते हैं। नंबर ऑफ सबसेट अगर 1 2 3 एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट्स की जो संख्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो 4 है, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4। तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे? नंबर ऑफ सबसेट हमने बताया था 2 की पावर n से डिफाइन किया था नंबर ऑफ सबसेट। और जहां पर n क्या था? n 1 2 3 नंबर ऑफ एलिमेंट, जो सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, जितने एलिमेंट सेट में हैं वो क्या कहलाया था? n कहलाया था। अगर n की जगह हम यहाँ पे a में 4 एलिमेंट हैं और n की जगह हम 4 रख दें, तो ये सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 × 2 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 जा 16। तो इसमें 16 सबसेट है। तो इसके बाद देखिए, इसके बाद ध्यान से देखिएगा, हमने इंटरसेक्शन ऑफ टू सबसेट्स कवर कर लिया था। इंटरसेक्शन में हमने बताया था जब दो एलिमेंट्स यानी दो सेट्स हैं ए और बी, उन सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो सेट होता है ए इंटरसेक्शन बी का। अगर हमने कहा ए इंटरसेक्शन बी का मान निकालिए, तो ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में भी हों और बी में भी हों, यानी कुल मिला के ए इंटरसेक्शन में हमेशा कॉमन एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स क्या होते हैं? कॉमन होते हैं, वही एलिमेंट आते हैं ए इंटरसेक्शन बी में। ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स आते हैं? ए इंटरसेक्शन बी में सिर्फ वही एलिमेंट आते हैं जो क्या होते हैं? कॉमन होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है, ठीक है, इसके बाद हमने बताया था यूनियन। इसके बाद हमने बताया था यूनियन, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में मैंने क्या बताया था कि ए यूनियन बी में हम क्या करेंगे? ए के भी सेट मिला लेंगे और बी के भी सेट मिला लेंगे। ए यूनियन बी में क्या करेंगे? ए यूनियन बी में हम ए के भी सेट मिला लेंगे और बी के भी सेट मिला लेंगे, यानी सेट के एलिमेंट ए का सेट और बी का सेट को मिला के जो सेट बनेगा उसको बोलेंगे ए यूनियन बी। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें कि एक सेट ए है, एक सेट क्या है? ए है। एक सेट ए ले लिया, इसमें हमने एलिमेंट ले लिया 1 2 3, ठीक है। और एक सेट बी ले लिया, उसमें एलिमेंट ले लिया 4 5 6, ठीक है। और इन दोनों का यूनियन, हमें ए और बी का यूनियन निकालना होगा। तो ए यूनियन बी का जो मान होगा वो इन दोनों एलिमेंट से, इन सेट के एलिमेंट से मिलकर बनेगा। तो ए यूनियन बी बराबर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 और 6। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी का सेट। ये क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी का सेट। तो ये सब चीजें आप सबको क्लियर थी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए यहां तक ए यूनियन बी तक आपको जो मैंने यूनियन वाला बताया था वहां तक सबको क्लियर है? ए यूनियन बी तक क्लियर है। और आज हमें जो स्टार्ट करना है वो करना है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ए यूनियन बी तक सबको क्लियर है? ए यूनियन बी तक सबको क्लियर है?
चलिए बेटा कोई बात नहीं, स्टार्ट देखिए। थोड़ा सा रिवाइज कराया पीछे का, इसके बाद जो है वो आगे का हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमें अब जो नया टॉपिक स्टार्ट करना है, मतलब जहाँ तक हमने पढ़ लिया उसके आगे से हमें स्टार्ट करना है। तो वो जो टॉपिक है उसका नाम है, ठीक है, उसका नाम है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ आर टू सेट्स। ठीक है, टू सेट्स का हमें डिफरेंस देखना है। तो देखिए ध्यान से, तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, देखिए डिफरेंस में क्या होता है, डिफरेंस ऑफ आर टू सेट, डिफरेंस वाले सेट को, जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, टू सेट्स के जो डिफरेंस का सेट होता है उसको हम a माइनस बी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये a माइनस बी का सेट होता है। और इसमें क्या होता है, जैसे हमने लिखा a का सेट, a में जो सेट्स के एलिमेंट हैं वो है 1 2 3 4 5, ठीक है 6, ये हो गया। और b बराबर दिया हुआ है, मान लीजिए 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स में क्या होता है, हम उसको a माइनस बी से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, a माइनस बी से प्रदर्शित करते हैं। और डिफरेंस में क्या होता है कि जैसे हमने लिखा कि हमें a माइनस बी का सेट चाहिए, ये a माइनस बी होता है, वो होता है डिफरेंस ऑफ अ सेट, a माइनस बी का डिफरेंस। ठीक है, तो a के जो भी एलिमेंट है वो हम नहीं लेंगे, a माइनस बी में, a माइनस बी के सेट में जो जो भी a के एलिमेंट है वो हम नहीं लेंगे, v के एलिमेंट ले लेंगे। ठीक है, सॉरी, बी के एलिमेंट हम नहीं लेंगे, ए के हम एलिमेंट ले लेंगे। ए के वो एलिमेंट लेंगे जो बी में ना हो, ए के वो एलिमेंट लेंगे जो हम बी में ना हो। देखो 4 5 6, 4 5 6 ये बी में कॉमन है, और बी के जितने भी एलिमेंट है वो सारे हम छोड़ देंगे, और साथ साथ वो भी छोड़ देंगे जो ए और बी दोनों में कॉमन है। ए बी में जो कॉमन है उन एलिमेंट्स को भी हम नहीं लेंगे, यानी कुल मिला के बी का कोई भी एलिमेंट ए माइनस बी में नहीं आएगा। और इस सेट को बोलते हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। तो a माइनस बी बराबर हो जाएगा 1 2 3, a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा 1 2 3, यानी a माइनस बी के सेट में सिर्फ क्या आएगा 1 2 3 आएगा, और जो कॉमन एलिमेंट है, कॉमन पोर्शन है, वो भी इसमें नहीं आएगा, जो कॉमन पोर्शन है वो भी इसमें नहीं आएगा। अगर इसका हम ग्राफ बनाते हैं, वेन डायग्राम बनाते हैं, तो इसके वेन डायग्राम में इस तरीके से हम बनाएंगे। सबसे पहले हम एक यूनिवर्सल सेट ले लेंगे, उसमें एक सेट ए है, ठीक है, और एक सेट क्या है, बी है। एक सेट ए है, एक सेट बी है, और एक सेट ए में क्या है 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, और इसके बाद 6 के बाद 7 8 9, तो ये जाएगा 7 8 और 9। अब इसमें जो सेटेड पोर्शन होगा, a माइनस बी का मान क्या है, a माइनस बी का मान तो आया 1 2 3, तो 1 2 3 वाले पोर्शन को हम क्या करेंगे, कलर सेटेड कर देंगे। ठीक है, कलर कर देंगे a माइनस बी वाले पोर्शन को। तो ये हमारे जो ये वाला जो पोर्शन का मान हो गया वो क्या हो गया, a माइनस बी, a माइनस बी जो होगा वो सेट, क्योंकि हमारी जो a माइनस बी की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 1 2 3 आ गई। क्लियर, a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई 1 2 3 आ गई है। क्लियर, a माइनस बी की वैल्यू क्या आ गई 1 2 3 आ गई है। हसमुख, चलिए देखिए, तो a माइनस बी की जो वैल्यू आ गई वो 1 2 3 आ गई है। क्लियर, इसके बाद देखिए, अगर हम कहें कि x बिलोंग करता है a माइनस बी को, अगर हम कहें x माइन, देखो ये किसका सिंबल है, ये बिलोंग्स टू का साइन है। इसका मतलब है कि जो x एलिमेंट है वो a माइनस बी के अंदर है। अगर कोई भी एलिमेंट x एलिमेंट a माइनस बी के अंदर होगा तो इम्प्लाइज दैट, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो x एलिमेंट है वो बिलोंग करेगा a से, एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b, लेकिन वो b से बिलोंग नहीं करेगा। ये फिक्स है कि अगर कोई एलिमेंट a माइनस बी से बिलोंग करता है तो वो एलिमेंट a से तो जरूर बिलोंग करेगा, लेकिन वो b से बिलोंग नहीं करेगा। यानी वो x एलिमेंट a में तो होगा लेकिन b में नहीं होगा, क्योंकि a माइनस बी का मतलब ही होता है कि हम सिर्फ a के एलिमेंट्स लेंगे। किसके एलिमेंट्स लेंगे, a के एलिमेंट्स लेंगे, बाकी किसी भी b के एलिमेंट नहीं लेंगे, और b के वो एलिमेंट भी नहीं लेंगे जो कॉमन है। देखो b के ये एलिमेंट जो है a में भी हैं, लेकिन हम इनको नहीं लेंगे। b का कोई भी एलिमेंट a माइनस बी में नहीं आएगा, और a के वो एलिमेंट भी नहीं आएंगे जो b में कॉमन है। तो केवल बचा 1 2 3, तो a माइनस बी में क्या आएगा 1 2 3।
तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, सबको क्लियर है ना? ए माइनस बी डिफरेंस ऑफ अ सेट सबको क्लियर है? ए माइनस बी डिफरेंस ऑफ अ सेट सबको क्लियर है? हसमुख, सपना, अरुण, संस्कार, सबको क्लियर है ए माइनस बी डिफरेंस ऑफ अ सेट? चलिए देखिए इसके बाद, तो ए माइनस बी यानी डिफरेंस ऑफ टू सेट सबको क्लियर है? ठीक है, अच्छी बात है, क्लियर है। चलिए इसके बाद देखिए, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स के बाद ध्यान समझिएगा कि अगर ए माइनस फाइव, देखिए इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को भी समझ लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। चलिए देखिए, जो डिफरेंस है ए माइनस फाइव जो होता है, ठीक है, देखिए क्या होगा ए माइनस फाइव में क्या आएगा, केवल एक को किसके इक्वल लिख सकते हैं, ये हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो पहली जो प्रॉपर्टी है वो है ए माइनस फाइव इक्वल ए। क्या होता है पहली प्रॉपर्टी में, अगर हम ए माइनस फाइव का डिफरेंस करें, ए माइनस फाइव का मतलब क्या है कि ए और फाइव के बीच का डिफरेंस। अब फाइव जो सेट है हमने बताया था, फाइव जो सेट होता है वो रिक्त समुच्चय होता है, यानी खाली समुच्चय होता है। एक ऐसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, जीरो हो, एक ऐसा सेट जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो, जीरो हो, उसको बोलते हैं फाइव। तो जब खाली समुच्चय है तो उसको, क्योंकि हम जो भी डिफरेंस निकालते हैं इसमें इसका एलिमेंट नहीं लेंगे, इस वाले पार्ट का एलिमेंट, फाइव का हम कोई भी एलिमेंट लेंगे, उसमें कोई एलिमेंट है ही नहीं है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए के इक्वल हो जाएगा। यानी ए माइनस फाइव का मतलब, यानी ए और फाइव के बीच का जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो ए ही होगा। ए और फाइव के बीच का डिफरेंस क्या होगा, वो ए ही होगा। इसके बाद सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो है फाइव माइनस ए। अगर हम फाइव माइनस ए करेंगे तो क्या होगा, हमने बताया था जो भी जब हम डिफरेंस करते हैं तो उसमें आगे वाले सेट की कोई भी, आगे वाले सेट का कोई भी एलिमेंट हम उसमें नहीं लेते हैं, आगे वाले सेट का हम कोई भी एलिमेंट उसमें नहीं लेते हैं। तो फाइव माइनस ए, अब ए का हम कोई भी एलिमेंट नहीं लेंगे तो बचेगा सिर्फ क्या, फाइव। तो फाइव माइनस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, फाइव। यानी फाइव और ए के बीच का डिफरेंस क्या होगा, फाइव होगा। ठीक है, इसके बाद जो है वो है ए माइनस ए। अगर हम ए का ए के साथ डिफरेंस निकालेंगे, थर्ड प्रॉपर्टी है, अगर हम ए का ए के साथ डिफरेंस निकालेंगे तो वो क्या आएगा, फाइव। अगर हम ए का ए के साथ डिफरेंस निकालेंगे तो वो क्या आएगा, फाइव। जब हम इसमें पढ़ ही रहे थे कि टू सेट ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का डिफरेंस, तो एक ए सेट है उसका ए सेट के साथ अगर डिफरेंस निकालेंगे तो वो क्या आएगा, फाइव आएगा, यानी रिक्त समुच्चय आएगा। ठीक है, चौथी प्रॉपर्टी है। तो बताइए पहले, इतना सबको क्लियर हो रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? के बाद जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी जो है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी जो है वो बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी के। ए यूनियन बी बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी के। ये तभी पॉसिबल है, ये इम्प्लाइज है, ये सिर्फ एक ही कंडीशन पे है कि ए यूनियन बी बराबर हो ए इंटरसेक्शन बी के। ये सिर्फ तभी पॉसिबल है जब ए बराबर होगा बी के। अगर कभी भी हमें ये मिल जाए कि ए यूनियन बी बराबर होगा ए इंटरसेक्शन बी के, तो ये कंडीशन तभी पॉसिबल है जब ए सेट और बी सेट आपस में बराबर होंगे। ए सेट बी सेट के आपस में बराबर होने का मतलब है कि जो भी एलिमेंट ए के अंदर होंगे वही एलिमेंट किस में हो, बी के अंदर हो। और एलिमेंट्स की संख्या, एलिमेंट्स की जो संख्या यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो भी क्या होंगे, समान, भी क्या होंगे, समान होंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए
इसके बाद अगर ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का, पांचवी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम कहें ए सबसेट है बी का एंड बी सबसेट है ए का, ए सबसेट है बी का, बी सबसेट है ए का, तो ए सबसेट बी सबसेट ए कब पॉसिबल है? ये तभी पॉसिबल है, ये तभी पॉसिबल है जब ए और बी बराबर होंगे। देखो ए यूनियन बी, ए सबसेट बी और बी सबसेट ए, ये कब होगा? ये इंप्लाइज करता है जब ए बराबर होगा बी के, तभी ये पॉसिबल है कि ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो। ये तभी पॉसिबल है जब बी ए का सबसेट हो और ए बी का सबसेट हो। ठीक है, तो जल्दी से बताइए ए माइनस बी यानी डिफरेंस वाले पोर्शन में इतना सबको क्लियर है? किसी कोई डाउट तो नहीं है? एक बार जोरदार तरीके से वीडियो को सारे लोगों तक शेयर कर दीजिए, और जो भी चैनल पर नया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर ले जिससे कि सारी वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंच सके। सपना इतना क्लियर है? हसमुख इतना क्लियर है? अरुण, संस्कार, अमर, इतना सबको क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए इतना सबको क्लियर है या नहीं है? क्लियर है? चलिए देखिए, इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिसजॉइंट ऑफ आर टू सेट्स। डिसजॉइंट्स ऑफ आर टू सेट्स, टू सेट्स का डिसजॉइंट। ठीक है, डिसजॉइंट ऑफ आर टू सेट क्या होता है? जब दो ऐसे सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट जो हो, दो ऐसे सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट जो हो वो कॉमन ना हो, उसको बोलते हैं डिसजॉइंट ऑफ आर टू सेट्स। ठीक है, दो सेट्स का डिसजॉइंट, डिसजॉइंट माने होता है एक ऐसे दो सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट, एक सिंगल एलिमेंट जो कि कॉमन ना हो, उसको बोलते हैं डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स में क्या होगा? देखिए, डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स, डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स, इसमें क्या होगा, एक ऐसा सेट यानी दो ऐसे सेट होंगे जिसमें कोई भी एलिमेंट, एक सिंगल एलिमेंट भी क्या नहीं होगा, कॉमन नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स। उसको क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट्स ऑफ टू सेट्स। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, ध्यान से देखिएगा। एक जैसे मान लीजिए एक सेट है ए, उसके एलिमेंट है 1 2 3। एक बी सेट है जिसके एलिमेंट है ए बी सी। अब आप देख सकते हैं ए सेट और बी सेट में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो ये दोनों जो सेट होंगे वो क्या, ये जो दोनों सेट होंगे वो क्या कहलाएंगे? डिसजॉइंट सेट, यानी इनमें कोई भी एलिमेंट, एक सिंगल एलिमेंट भी नहीं है जो कि कॉमन हो। ठीक है, और इनका जो डायग्राम है वो इस तरीके से बन जाएगा। ये यूनिवर्सल सेट होगा, इस सेट में से एक ए सेट बनाया और एक बी सेट बनाया। ए सेट बी सेट, ए में कौन कौन से एलिमेंट है? 1 2 3, बी में ए बी सी। ठीक है, और इसमें कोई भी सेट पोर्शन नहीं होगा। ठीक है, और अगर हम कहें, ठीक है, जब एलिमेंट कॉमन नहीं है तो सिर्फ डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा, ये वेन डायग्राम है जिस तरीके से इसका बन जाएगा। ठीक है, अगर हम कहें कि ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या होगा? अब आप खुद देख सकते हैं, जब डिसजॉइंट दो सेट हैं, अगर क्वेश्चन में ये कह देगा वो कि ए बी जो है वो दो डिसजॉइंट सेट्स हैं, तो उनके ए माइनस बी यानी उनके डिफरेंस की वैल्यू क्या होगी? ठीक है, महक क्या समझ में नहीं आया आपको? महक, आपको क्या समझ में नहीं आया?
मैक रिप्लाई दीजिए, क्या समझ में नहीं आया आपको? मैक लाइव में क्या आप? मैक लाइव में क्या आप? बाकी लोगों को समझ में आ रहा है, क्लियर है? सपना, हसमुख, हसमुख, सपना लाइव हो? हसमुख, सपना। चलिए देखिए, तो डिसजॉइंट ऑफ टू सेट्स का मतलब होता है कि दो ऐसे सेट्स सेट्स हमने पहले ही बता दिया है। अगर किसी को कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप जाकर पार्ट 1 को देखें, उसके बाद जो है पार्ट 2 को देखें, ठीक है? अभी तो देख ही लें वीडियो को, ठीक है, लेकिन बाद में फिर उसको जब ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आ जाए तो उसको आप पार्ट 1 को भी देख लें। इससे काफ़ी चीज़ क्लियर हो जाती है। बीच में देखने से ये होता है कि काफ़ी चीज़ें हैं वो समझ में नहीं आती हैं, ठीक है? तो ध्यान से देखिएगा। ठीक ठीक। तो ध्यान से देखिएगा, ए माइनस बी का मतलब है डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ए बी का जो डिफरेंस है उसमें वही एलिमेंट्स आएंगे ना। अब ए बी का डिफरेंस जो है उसमें बी का कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। ए बी के सेट में जो है उसमें बी का कोई भी एलिमेंट जो है वो नहीं आएगा, ठीक है? क्लियर? क्या हो जाएगा, ए सेट इसका आंसर हो जाएगा और बी माइनस ए के सेट में जो हो जाएगा वो बी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ए माइनस बी में कोई भी बी एलिमेंट के सेट्स नहीं आएंगे। अब ए के तो सारे आएंगे, कॉमन कुछ है नहीं है, तो पूरा का पूरा ए आंसर हो जाएगा। और बी माइनस ए में ए के कोई भी एलिमेंट नहीं आएंगे, तो बी जो है कॉमन कुछ है नहीं है, तो बी का है, तो बी पूरा का पूरा आंसर हो जाएगा। क्लियर? अगर हम बात करें ए इंटरसेक्शन बी की, तो ए इंटरसेक्शन बी, अगर ए और बी जो है वो डिसजॉइंट सेट है, यानी उनमें कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है, ठीक है? ए और बी जो सेट है उसमें कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है, तो उनकी जो वैल्यू होगी वो जीरो हो जाएगी। ए इंटरसेक्शन बी की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। और बी इंटरसेक्शन ए की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। क्यों जीरो हो जाएगी? या हम कह सकते हैं फाइव हो जाएगी, ठीक है? या हम क्या कह सकते हैं, इनकी जो वैल्यू है वो सेट की फाइव हो जाएगी। फाइव का मतलब है रिक्त समुच्चय यानी, ठीक है, खाली इसमें एक भी एलिमेंट जो होगा वो कॉमन नहीं होगा, ठीक है? उसमें कोई भी एलिमेंट क्या नहीं होगा, कॉमन नहीं होगा, तो उसको बोलते हैं डिसजॉइंट ऑफ अ सेट्स, ठीक है? इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट्स क्या होता है? हसमुख, हसमुख क्या लाइव है? चलिए, इतना सबको क्लियर है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और इसके बाद जो है वो एक कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब बहुत ध्यान समझिएगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट बहुत इंपॉर्टेंट भी है और बहुत प्रॉब्लम भी होती है इस चीज को समझने में। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ टू सेट, किसी भी सेट का जो कॉम्प्लीमेंट है वो क्या होता है, ठीक है? तो देखिए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, देख कॉम्प्लीमेंट को सबसे पहले वेन डायग्राम के थ्रू समझिएगा बहुत आसानी से। अगर हम क्या करें, एक यूनिवर्सल सेट ले लें। यूनिवर्सल सेट को हमेशा इस तरीके से ही रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है? यूनिवर्सल सेट को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस यूनिवर्सल सेट में से इस यूनिवर्सल सेट में से अगर हम एक ए सेट ले लें, क्या ले लें, एक ए सेट ले लें, किस कौन सेट ले लें, ए सेट ले लें। और इस यूनिवर्सल सेट में से ए सेट को सब्ट्रैक्ट कर दें, डिफरेंस ले लें, किसका, यूनिवर्सल सेट का और ए सेट का। तो यूनिवर्सल सेट और ए सेट का डिफरेंस लेने पे हमें क्या मिलेगा, एक नया सेट मिलेगा। और वो जो नया सेट होगा वो कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इसको ए सी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं,
या फिर ए डैश से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ए सी से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, या फिर ए डैश से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। सपना, हसमुख, अमर, संस्कार, अरुण। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, सेट्स या सेट कह सकते हैं, ठीक है। तो सेट्स क्या होता है? दो सेट्स का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो दो सेट्स का कॉम्प्लीमेंट वो सेट होता है जो एक दूसरे का पूरक है। पूरक का मतलब क्या है कि एक हमने यूनिवर्सल सेट लिया और उसी में से हमने एक ए सेट बनाया। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? एक ऐसा सेट जिसमें से सारे सेट लिए जाते हैं। यूनिवर्सल सेट सबसे बड़ा सेट होता है जिसमें से सारे सेट लिए जाते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल एक ऐसा सेट होता है जिसमें के अंदर से सारे सेट्स लिए जाते हैं। ऐसा कोई सेट नहीं है जो उसमें से लिया ना जाता हो, ठीक है। तो यूनिवर्सल जो होता है वो एक सबसे बड़ा सेट होता है। उस सेट में से अगर हम ए सेट ले लें और उस यूनिवर्सल सेट में से ए सेट हम घटा दें, तो घटाने पे जो एक नया सेट बनेगा वो कहलाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। यानी यू सेट में से अगर हम ए सेट निकाल लें, ए सेट निकाल लें, तो जो बचा हुआ सेट होगा इस ए सेट को छोड़कर, जो बचा हुआ ये पूरा सेट होगा वो कहलाएगा ए डैश या फिर कहलाएगा ए सी सेट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने यूनिवर्सल सेट ले लिया एक, मान लीजिए 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। और इसमें से ए सेट निकाल लिया एक, उसमें ले लिया हमने 1 2 3 4, ठीक है, ये ए सेट हो गया। तो इसका जो यूनिवर्सल सेट होगा ना, इसका जो यूनिवर्सल सेट होगा वो इस ए सेट के एलिमेंट को छोड़ दो, बाकी जो बचा सेट होगा क्या होगा? 4 के बाद से 5 6 7 8 और 9 अप टू क्या होगा? इन्फिनिटी। अब ये जो बी ए सेट ए कॉम्प्लीमेंट, या हम लिख सकते हैं ए डैश, ये क्या कहलाएगा? सेट का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। इन टू सेट्स का क्या कहलाएगा? या यू का जो है कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। क्योंकि अगर हम, या ए और ए सी का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम ए डैश और ए को मिला दें तो हमें क्या मिल जाएगा? यूनिवर्सल सेट। या हम कह सकते हैं ऐसे दो सेट जिनको मिलाने पर यूनिवर्सल सेट मिल जाए। जिस सेट से हमने उसको, इस सेट से ए को लिया था वही सेट मिल जाए ए और ए डैश को मिलाने से, तो वो जो ए डैश सेट होता है वो कहलाता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, ठीक है। ए डैश जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। तो जल्दी से बताइए, इतना क्लियर है? इतना क्लियर है? इतना सबको क्लियर है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ टू सेट सबको क्लियर है? चलिए देखिए, इसके बाद जो मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अब स्टार्ट होने वाला है, ठीक है, वो जो पोर्शन है उसका नाम है मैपिंग, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, मैपिंग स्टार्ट होने वाली है। व्हाट इज मैपिंग और व्हाट इज फंक्शन, ठीक है। अभी तक हमने सब सेट्स के बारे में पढ़ा था कि व्हाट इज सेट, सेट क्या होता है, समुच्चय क्या होता है, क्या होता है यानी उपसमुच्चय क्या होता है, एम्प्टी सेट रिक्त समुच्चय क्या होता है, फाई सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्या होते हैं, ठीक है, यूनियन ऑफ टू सेट्स क्या होते हैं। इन सब के बारे में हमने अभी तक से पढ़ा हुआ था, ठीक है। अब अब हम इनसे मैपिंग स्टार्ट करेंगे। मैपिंग का मतलब क्या होता है अभी हम समझेंगे, और उसी मैपिंग को हम फंक्शन भी बोल सकते हैं। उसी मैपिंग को हम क्या बोल सकते हैं? फंक्शन भी बोल सकते हैं, मैपिंग या फंक्शन। तो अभी तक हम जो समझ रहे थे वो सिर्फ सेट्स के बारे में समझ रहे थे, एक जनरल नॉलेज हम ले रहे थे सेट्स के बारे में। अब वास्तव में जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट होगा, जिसका नाम है संबंध और फलन। तो संबंध और फलन में सबसे पहले हम फलन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उसी को हम मैपिंग भी बोल सकते हैं और उसी को हम फलन भी बोल सकते हैं, यानी फंक्शन भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा, ध्यान समझिएगा, मैपिंग या फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, ठीक है, यानी फलन। हिंदी में फलन बोलते हैं, अंग्रेजी में फंक्शन बोलते हैं, इंग्लिश में फंक्शन बोलते हैं,
ठीक है, देखिए अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन लेंगे एफ सच दैट ए से बी। एक फंक्शन हमने लिया, ये लिखने का तरीका है कि एक जो फंक्शन है एफ, जो एक एफ क्या कहलाएगा, एक फंक्शन कहलाएगा, वो कहाँ से कहाँ पर है, ए से बी पर है। कहाँ से कहाँ पर है, ए से बी पर है, फंक्शन ए से बी पर है। ठीक है, और इस फंक्शन में जो ए होगा, जो ए होगा वो डोमेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। और बी जो सेट होगा वो क्या कहलाएगा, कोडोमेन। कोडोमेन, डोमेन, या फिर इसको बोल सकते हैं और रेंज, रेंज या कोडोमेन। तो जो ए है वो डोमेन होता है, और एक्स के जितने भी मान है ये इसको हम एक्स भी बोलते हैं। ये ए जो सेट होगा, ये वाला जो सेट होगा वो सारे एक्स के मान कहलाएंगे, और ये वाला जो सेट होगा उसमें सारे वाई के मान होते हैं। वाई के मानों को, वाई के सेट को, या बी में जो सेट होंगे वो सेट के एलिमेंट होंगे वो सारे वाई के मान होंगे, तो उन सारे मानों को हम कोडोमेन बोलेंगे या तो रेंज बोलेंगे। ए के अंदर जो सेट होंगे उस सेट के एलिमेंट्स होंगे, उसको हम एक्स के मान यानी डोमेन बोलेंगे, एक्स के मान यानी डोमेन बोलेंगे। ठीक है, तो जैसे अगर मान लीजिए ए के अंदर कोई सेट है, देखिए ए के अंदर हमने लिया 1 2 3 4 5, तो ये सारे एक्स के मान होंगे। ये सारे किसके मान होंगे, ये सारे एक्स के मान होंगे। हम एक्स की जगह 1 2 3 4 5 रख सकते हैं, और यही ए के अंदर के एलिमेंट क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, डोमेन कहलाएंगे। उसी तरह अगर हम बी के सेट के एलिमेंट ले लें, मान लीजिए 5 6 7 8 9, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा कोडोमेन। क्या कहलाएगा, कोडोमेन। क्या कहलाएगा, कोडोमेन कहलाएगा सेट के अंदर के एलिमेंट्स, या फिर हम रेंज भी कह सकते हैं। और ये सारे किसके मान होंगे, वाई के मान होंगे। ये सारे किसके मान होंगे, वाई के मान होंगे। तो जल्दी से बताइए, डोमेन, कोडोमेन और रेंज, और एफ सच दैट ए से बी एक फंक्शन है, और उसमें डोमेन होता है, रेंज होती है, एक्स के मान होते हैं, वाई के मान होते हैं। और कैसे एक्स के मान होंगे, कैसे वाई के मान होंगे, ये सबको क्लियर है या नहीं है, जल्दी से बता दीजिए, सबको क्लियर है या नहीं है। देखिए अब इसको हम मैपिंग के थ्रू समझते हैं कि फंक्शन क्या हो। मैपिंग की तरीके समझते हैं कि एक जो फंक्शन है वो क्या होता है, किस तरीके से मैप करता है। हमने जैसे भी यहाँ पे एक फंक्शन लिया था, ठीक है, और इस फंक्शन में हमने कहा था एफ सच दैट ए से बी। ए से बी का मतलब क्या है कि एक फंक्शन एफ है, उसको हम अपने तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन करने का कोई भी तरीका हो सकता है, लेकिन मैपिंग का क्या तरीका होगा, कब वो मैपिंग में जो है वो फंक्शन कहलाएगा, कब नहीं कहलाएगा। हम क्या करेंगे, ए की वैल्यूज लेंगे और बी की वैल्यूज लेंगे। ए की वैल्यूज हमने यहाँ ली थी 1 2 3 4 में वैल्यूज ली थी, और बी की मान लीजिए हमने लिया था 5 6 7 8, ठीक है। तो मैपिंग का मतलब क्या होता है कि ये जो वैल्यूज होती हैं वो सारी एक्स की वैल्यूज होती हैं, ये सारी जो होती हैं वो वाई की वैल्यूज होती हैं, ठीक है। ये सारी जो होती हैं एक्स की वैल्यूज होती हैं, ये सारी किसकी वैल्यूज होती हैं, वाई की वैल्यूज होती हैं, ठीक है। मैपिंग फंक्शन का मतलब क्या है, अगर हम यहाँ पे ये एक्स की वैल्यूज हैं, आप जानते हो कितना समझते ही होगे कि जैसे हमने कोई फंक्शन दिया है एफ एक्स बराबर मान लीजिए एक्स स्क्वायर, अब इसको हम लिख सकते हैं वाई बराबर एक्स स्क्वायर। तो वाई बराबर जो एक्स स्क्वायर है वो एक फंक्शन भी तो है, वाई बराबर एक एक्स स्क्वायर जो है वो एक फंक्शन भी तो है। तो इस फंक्शन को यहाँ यानी यहाँ फंक्शन है, और इस फंक्शन को मैप करने का तरीका है, ये रिलेशन है एक्स और वाई में, क्या है ये रिलेशन है, संबंध है कि एक्स का मान रखने पर हमें वाई की डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी, एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज रखने पर हमें वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिलेंगी। तो जो वैल्यूज मिलेंगी वही मैप करोगे। अगर हम एक्स बराबर 1 रखते हैं फंक्शन में, हमें वाई बराबर 5 मिलता है तो इससे मैप हो जाएगा। 2 रखने पे 6 मिलता है, ये इससे मैप हो जाएगा। 3 रखने पे 7 मिलता है, इससे मैप हो जाएगा। 4 रखने पे 8 मिलता है तो इससे मैप हो जाएगा। तो ये कहलाएगी मैपिंग, भी कह सकते हो आप इसको, मैपिंग भी कह सकते हो, या आप इसको बोलते हो फंक्शन, या आप इसको क्या बोलते हो, फंक्शन बोलते हो। ये क्या है, एक फंक्शन है, इसकी मदद से ये क्या है, एक संबंधी तो है, रिलेशन ही तो है, फंक्शन ही तो है। ये एफ जो हमने लिखा है एफ सच दैट ए से बी, ए से बी का मतलब है कि ये पूरे एक्स के मान हैं, एक्स की वैल्यूज हैं, और ये पूरी वाई की वैल्यूज हैं। एक्स की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज के लिए
यहाँ पे जो है वो y की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज मिल रही हैं। x बराबर 1 रखने पे फंक्शन के अंदर हमें 5 मिलेगा तो ये इससे मैप कर जाएगा। 2 रखने पे 6 मिलेगा तो इससे मैप कर जाएगा। 3 रखने पे 7 मिलेगा इससे मैप कर जाएगा। 4 रखने पे 8 मिलेगा तो इससे मैप कर जाएगा। और ये जो x है वो क्या कहलाएगा, डोमेन, हमने पहले ही बता दिया। ये क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। और ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा कोडोमेन। कोडोमेन, इसको हम कोडोमेन बोलेंगे या रेंज बोलेंगे, कोडोमेन बोलेंगे या रेंज बोलेंगे। इतना सबको क्लियर है क्या नहीं है कि एफ सच दैट ए से भी क्या होता है, एक फंक्शन है, किस तरीके से इसमें मैपिंग हो रही है, क्या हो रहा है, ये सबको क्लियर है। इतना सबको समझ में आ गया। देखिए इसके बाद क्या होगा, अब देखो मैपिंग कब होती है कब नहीं होती है, इसकी कंडीशन है। ये तो मैपिंग है, ये हमने बता दिया एफ सच दैट ए से बी एक मैपिंग है। और उस मैपिंग में ए के जो एलिमेंट्स होते हैं वो एक्स की वैल्यूज होते हैं, बी के जो एलिमेंट है वाई की वैल्यूज होते हैं। मैपिंग करने का मेथड ये होता है, ये ग्राफिकली मेथड है कि हम ग्राफिकली ये इस तरीके से शो करेंगे ग्राफ में, और ग्राफ में चित्र बना के इस तरीके दिया जाएगा, उसमें ये बताया जाएगा कि ये मैपिंग है और नहीं है या नहीं है। इस तरीके से हम इसमें समझेंगे कि ये जो फंक्शन है वो मैपिंग है या नहीं है। ठीक है, तो देखिए ध्यान से किस तरीके से इसमें हम समझेंगे। ठीक है, अब इसमें मेथड होता है कब ये फंक्शन होगा और कब ये फंक्शन नहीं होगा, इसी को फंक्शन बोलेंगे। और इसी को हम बारे में नॉलेज होगा कि कोडोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है। ठीक है, इसके बाद हम हमें ये सीखना है कि कब मैपिंग होती है और कब मैपिंग नहीं होती है। ठीक है, कब मैपिंग होती है और कब मैपिंग नहीं होती है। देखिए ध्यान सुनिएगा, ये जो ए के एलिमेंट्स हैं और ये जो बी के एलिमेंट्स हैं, ए के एलिमेंट 1 2 3 4, बी के एलिमेंट मान लीजिए ए बी सी डी। ठीक है, तो अगर हम x बराबर 1 रखते हैं तो हमें y बराबर b मिलता है, तो हम इसको इससे मैप कर देंगे। x बराबर 2 रखने पे b का मान, जो y का मान है वो b मिले तो हम इसको इससे मैप कर देंगे। x बराबर 3 रखने पे c मान मिले, x बराबर 4 रखने पे y का मान d मिले, तो ये सारे मैप हो जाएंगे। लेकिन किस कंडीशन में ये मैपिंग नहीं होगी और किस कंडीशन पे ये मैपिंग होगी, यानी ये फंक्शन कब होगा a से b में और कब नहीं होगा। ये फंक्शन ए से बी में कब होगा, मतलब फंक्शन ए से बी में कब बन सकता है और कब नहीं बन सकता है। ये एक्स की वैल्यूज हो गई, ये वाई की वैल्यूज हो गई, ये डोमेन हो गया, ये डोमेन हो गया, और ये कोडोमेन हो गया, कोडोमेन हो गया। ठीक है, अब ये कब ऐसा होगा, यानी कब ये फंक्शन की तरह इन दोनों में फंक्शन क्रिएट हो सकता है या इन दोनों में फंक्शन क्रिएट नहीं हो सकता है। और फंक्शन क्या होता है, संबंध क्या होता है, तो एक फलन, एक रिलेशन होता है जो x और y के बीच में होता है। किसके बीच में होता है, x और y के बीच में। फॉर एग्जाम्पल में y बराबर हम एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं, तो ये भी एक फंक्शन है। y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिख सकते हैं, y बराबर साइन एक्स होता है। ठीक है, y बराबर कॉस एक्स प्लस 1 होता है। तो ये सारे फंक्शंस हैं। ठीक है, तो इसमें हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन सीख रहे हैं कि कब हम ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कब नहीं कर सकते हैं। अब इसको समझ लीजिए, ये वाला जो पोर्शन है उसको आप समझिए स्टूडेंट। क्या समझेंगे, स्टूडेंट समझेंगे। और ये वाला जो पोर्शन है वो आप क्या समझेंगे, कॉलेज समझेंगे। क्या समझेंगे, कॉलेज समझेंगे। ठीक है, कॉलेज समझेंगे। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर हम, अब देखिए हम मिटा मिटा के मतलब उसको रफ कर करके बता देंगे। अगर हम इस एलिमेंट को खाली छोड़ दें, ठीक है, इस एलिमेंट को मैप ना कराएं, और ये 3 वाला जो एलिमेंट है, ठीक है, ये जो 3 वाला एलिमेंट है, ठीक है, ये अगर हम कहें 3 वाला जो है ये इससे मैप कर रहा है, और ये खाली है और ये भी खाली है। ठीक है, तो इस कंडीशन में मैपिंग होगी या नहीं होगी, इस बात को सोचिएगा, समझिएगा ध्यान से। अगर आपने इस तरीके को समझ लिया तो आपको बहुत अच्छी चीज़ समझ में आ जाएंगी कब मैपिंग होगी और कब मैपिंग नहीं होगी। देखिए पहली बात ये, स्टूडेंट कब होगा, जब स्टूडेंट अगर कॉलेज जाएगा, स्टूडेंट कॉलेज जाएगा तभी तो वो स्टूडेंट होगा।
स्टूडेंट अगर स्कूल जाएगा तभी तो वो स्टूडेंट होगा। या ये समझो कॉलेज की बात करें, हमने एक को कॉलेज माना, एक को स्टूडेंट माना, तो यहाँ के जो एलिमेंट्स हमने उनको स्टूडेंट माना, तो वो स्टूडेंट कब होंगे? अगर स्टूडेंट कॉलेज जाएगा तो हम उसको स्टूडेंट कहेंगे, अगर स्टूडेंट कॉलेज ही नहीं जाएगा तो हम उसको स्टूडेंट कैसे कह देंगे? तो इस कंडीशन में ये कंडीशन को ब्रेक कर रहा है ना, कि जो 4 है वो किसी से मैप नहीं कर रहा। मैप करने का मतलब है वो कॉलेज नहीं जा रहा। और ये कंडीशन है, अगर उसको फंक्शन बनना है इन ए और बी में, ए से बी में अगर कोई फंक्शन है तो उसमें ये कंडीशन है कि ए का एलिमेंट, एक भी एलिमेंट खाली नहीं होना चाहिए। यानी हर बच्चे को हर स्टूडेंट को कॉलेज में जाना पड़ेगा। यानी x के हर मान के लिए y का कोई ना कोई मान मिलना ही अति आवश्यक है, तभी वो डी से मैप ना करें। इस 4 को अगर हम खाली छोड़ दें तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा। दिस इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज 4 इज नॉट मैपिंग। 4 जो है वो मैप नहीं कर रहा है डी से। यानी फलन में x बराबर 4 रखने पे हमें कोई भी मान नहीं मिल रहा है, मान अपरिभाषित है, तो इसमें ये जो है वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, यानी मैपिंग नहीं कहलाएगा। तो सारे स्टूडेंट्स जितने भी बी ए के अंदर स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे किस में जाना चाहिए? वो सारे के सारे बी से मैप करना चाहिए। पहली कंडीशन। पहली कंडीशन सबको क्लियर है कि नहीं है? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। सपना, अमर, हसमुख, संस्कार, अरुण, सबको क्लियर है पहली कंडीशन कि किस कंडीशन में मैपिंग नहीं होगी, यानी किस कंडीशन में फंक्शन नहीं होगा? सारे के सारे स्टूडेंट्स यानी सारे के सारे ए के एलिमेंट बी से मैप करने चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये जो है वो पहली कंडीशन में मैपिंग आएगी, यानी वो मैपिंग कहलाएगा। क्लियर है? क्लियर है सबको? ठीक। इसके बाद देखिए, इसके बाद क्या है? इसके बाद सेकंड कंडीशन ये है कि कोई भी, अब आप देखिए सेकंड कंडीशन में कोई भी एक स्टूडेंट, कोई भी एक स्टूडेंट क्या नहीं कर सकता है? 2 कॉलेज में नहीं जा सकता है। ये कॉलेज है, ए बी सी डी को हमने क्या माना? कॉलेज। अगर ये 3 स्टूडेंट है, 3 जो स्टूडेंट है वो सी से मैप कर रहा है, ठीक है, एक कॉलेज में जा रहा है। लेकिन अगर ये 3 जो है वो डी से भी मैप करने लगे, 3 क्या करने लगे? डी से भी मैप करने लगे, तो हम क्या बोलेंगे? दिस इज नॉट मैपिंग। ये भी मैपिंग नहीं है। क्यों मैपिंग नहीं है? क्योंकि आप खुद सोचिए, एक स्टूडेंट कभी भी 2 कॉलेजेस में नहीं जा सकता है। एक स्टूडेंट कभी भी अलग अलग 2 कॉलेजेस में नहीं जा सकता है, वो सिर्फ एक ही कॉलेज में जाएगा, एक ही कॉलेज में जाएगा। लेकिन अगर 2 स्टूडेंट एक ही कॉलेज में जाए तो हो सकता, लेकिन अलग अलग ना जाएं। वो देखो यहाँ जो 3 है, एक्स बराबर 3 रखने पे, एक्स बराबर फंक्शन में 3 रखने पे ये सी से भी मैप कर रहा है, नहीं उसका मान सी भी मिल रहा है और उसका मान डी भी मिल रहा है। यानी जो 3 नंबर का बच्चा है वो 2 कॉलेज में, सी कॉलेज में और डी कॉलेज में, दोनों कॉलेजेस में जा रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं है। एक स्टूडेंट एक समय में सिर्फ एक कॉलेज में ही जाता है, ना कि 2 कॉलेजेस में जाता है। तो इस कंडीशन में भी ये मैपिंग नहीं होगा, यानी ये फंक्शन नहीं होगा। तो ये सेकंड पॉइंट सबको क्लियर है। पहली पॉइंट तो यही था कि कोई भी स्टूडेंट खाली नहीं होना चाहिए, सारे के सारे स्टूडेंट्स किसी ना किसी कॉलेज में जाना चाहिए, यानी सारे के सारे ए के एलिमेंट बी से मैप करना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन, हाँ ठीक है, सपना क्लियर है। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन ये है कि एक बच्चा 2 कॉलेजेस में नहीं जाएगा। अगर 2 कॉलेज में जाएगा तो फिर वो गड़बड़ में रहेगा, यानी वो मैपिंग नहीं होगी। क्लियर हो गई बात? अब सेकंड कंडीशन ये है कि सेकंड कंडीशन ये है कि अगर कोई कॉलेज खाली रहता है, जैसे हमने कहा 3 जो है केवल सी कॉलेज में जा रहा है, डी कॉलेज हमारा खाली है, ठीक है, डी कॉलेज हमारा खाली है, तो कॉलेज खाली रहे कोई प्रॉब्लम नहीं है। कभी कभी हो सकता है कॉलेज बनने पे है, कॉलेज बन रहा पे है, अगर कॉलेज खाली होता है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन स्टूडेंट तो तभी होगा ना जब वो पढ़ेगा। स्टूडेंट अगर पढ़ने जाएगा, अगर स्टूडेंट कॉलेज ही नहीं जाएगा तो क्या वो स्टूडेंट कहलाएगा?
नहीं कहलाएगा। तो इसलिए क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि अगर कॉलेज कोई खाली है यानी बी का कोई भी एलिमेंट खाली है तो चल जाएगा, तो ये मैपिंग कहलाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में ये मैपिंग कहलाएगा। एक ए से मैप कर रहा है, दो बी से मैप कर रहा है, तीन सी से मैप कर रहा है, और कोई एलिमेंट ही नहीं है। अब डी जो एलिमेंट है वो खाली, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, वो खाली है तो रहने दो खाली। इस कंडीशन में भी ये मैपिंग होगा। ठीक है, इस कंडीशन में भी क्या होगी, मैपिंग होगी। ठीक है, इसमें अब एक चीज यहाँ पे हमें सीखने मिलेगा, जितने एलिमेंट मैप कर रहा है, देखो एक को हमने ए से मिलाया, दो को हमने बी से, तीन को हमने सी से, तो ये आते हैं रेंज में। किस में आएंगे, रेंज में। अभी हमने बताया था रेंज और कोडोमेन बोलते हैं बाय के एलिमेंट्स को। रेंज किस किस को बोलते हैं, रेंज में आएंगे जो मैप कर रहे हैं। देखो ए बी सी मैप कर रहे हैं तो वो रेंज में आएंगे। और कोडोमेन में क्या आएगा, कोडोमेन में सारे आ जाएंगे, ए बी सी बी और डी बी। ठीक है, तो ए बी सी डी कोडोमेन में क्या आएंगे, सारे आ जाएंगे ए बी सी डी। और रेंज में क्या आएंगे, रेंज में ए बी सी आएंगे, जो केवल मैप करेंगे। ठीक है, जो मैप करेंगे वो ए बी सी में आएंगे, ए बी सी यानी रेंज में आएंगे। और जो मैप नहीं करेंगे वो किस में आएंगे, वो, ठीक है, वो किस में आएंगे, वो डोमेन। जो मैप नहीं करेंगे वो सारे के सारे डोमेन में आएंगे, जो मैप करेंगे वो सारे के सारे कोडोमेन में आएंगे। क्लियर। तो रेंज के कौन कौन से एलिमेंट होंगे जो मैप करेंगे, रेंज होगा, रेंज को हिंदी में परिसर भी बोलते हैं। ठीक है, परिसर भी बोलते हैं। अगर आप लोग मेरी सलाह मानो तो ज़्यादा से ज़्यादा अब इंग्लिश में पढ़ने की कोशिश करो। कुछ वर्ड्स जनरली आप हिंदी उनके टर्म्स पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, लेकिन मेनली बुक्स में सारे में हिंदी और इंग्लिश दोनों दी रहती है। मैं आपको समझा तो सब कुछ हिंदी में रहा हूँ। ठीक है, लेकिन कुछ वर्ड्स जो है इंग्लिश में मैं बोल रहा हूँ तो उनको भी ध्यान सुनिएगा। इंग्लिश इंग्लिश के वर्ड्स में काफ़ी समानता पाई जाएगी, जिससे कि आपको जल्दी से याद हो जाएंगे। ठीक है, कोडोमेन और डोमेन। लेकिन हिंदी में कुछ वर्ड ऐसे अटपटे होते हैं जो आपको दिक्कत होंगी, शायद आप उनको याद भी ना रख पाओ। ठीक है, तो अगर आपको कोई दिक्कत है, हिंदी मीडियम से अगर आप हो तो आप कोई दिक्कत नहीं है, बुक्स में देख सकते हो, बुक्स में कॉमन चीज़ मिलेगी। लेकिन आपको समझ में सब कुछ आया, क्लियरली समझ में आएगा तो बुक्स से आप देख सकते हो, उनके हिंदी नाम भी याद कर लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। समझ में आपको यहाँ आ ही रहा होगा। ठीक है, तो रेंज क्या हो जाएगा और कोडोमेन क्या हो जाएगा, क्लियर है। इसके बाद यहाँ ध्यान रखिएगा कि दो बच्चे एक कॉलेज में भी जा सकते हैं अगर हम कहें। ठीक है, अगर हम कहें, देखिए अगर हम कहें दो जो है, दो और तीन एक ही कॉलेज में जा रहे हैं, दो और तीन क्या कर रहे हैं, एक ही कॉलेज में जा रहे हैं, तो ये पॉसिबल है। इस कंडीशन में भी अगर दो बच्चे एक ही कॉलेज में जाते हैं तो इस कंडीशन में भी जो होगा वो मैपिंग कहलाएगा। इस कंडीशन में भी क्या होगा, मैपिंग। कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अगर दो एलिमेंट्स एक से जाकर मैप होते हैं यानी दो एलिमेंट एक ही मान देंगे, x बराबर 2 पे भी b मिल रहा है, x बराबर 3 पे भी b मिल रहा है, यानी दो स्टूडेंट्स एक ही कॉलेज में जा रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इस कंडीशन में भी ये जो होगा वो मैपिंग होगी। इस कंडीशन में भी ये क्या होगा, मैपिंग होगी। तो इतना बताइए आपको मैपिंग में ये 4-5 पॉइंट थे, वो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हैं या नहीं है। सपना, अमर, संस्कार, अरुण, सबको क्लियर है कि नहीं है। ये जो पॉइंट्स हैं 4-5 जो मैपिंग के मैंने पॉइंट समझाए हैं वो आपको क्लियर है या नहीं है, वो सबको आपको क्लियर है या नहीं है। कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए जो मैपिंग के 4-5 पॉइंट मैंने बताए हैं वो क्लियर है या नहीं है।